कारगिल के युद्ध के दौरान सबसे बड़ी चीज ये हुई थी कि भारत ने अमेरिका से जीपीएस लोकेशंस मांगे थे पाकिस्तान के। उन्होंने वो जीपीएस साइट्स को ब्लॉक करके उनकी लोकेशंस को हमारे को दिया था। कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में आप इस चीज को पढ़ लीजिए जाकर। जब आपने ऋग्वेद यजुर्वेद लिखे थे तो क्या अमेरिका था उस टाइम पे? उनकी कायनात में कोई नहीं पैदा हुआ था। आपका देश अगर इतने 1000 साल पहले इस चीज का गठन कर सकता है तो आपको लगता है कि आपको ये 2 कौड़ी के अमेरिका की आज की डेट में सहयोग की जरूरत है ग्रो करने के लिए? क्या ये जो चटगांव हिल्स का इलाका है, सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, क्या तब हमारे पास इतनी समझ नहीं थी, दूरदर्शिता नहीं थी कि हमें कम से कम इन जगहों को तो अपने कब्जे में ले लेना चाहिए? हमारे यहाँ पर समस्या अभी भी ये है कि हम सिर्फ रिएक्टिव हैं। हम इजराइल की तरह प्रोएक्टिव नहीं है कि हम 2 कदम पहले सोचे कि दूसरा करेगा क्या। चाइना पीओके में जाके कंस्ट्रक्शन कर सकता है, चाइना को पता कि पाकिस्तान और इंडिया क्या रिलेशन और खुले तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। हम तो ताइवान को आज तक मान्यता नहीं दे पा रहे, क्या दिक्कत है? आपने तिब्बत खो दिया, आपने जिंजियांग खो दिया जिसको ईस्ट टर्किस्तान कहते हैं, आपने ताइवान खो दिया। आज की डेट में आपको चाइना को टैकल करने के लिए 3 कार्ड प्लेटर पे पड़े हुए मिल रहे थे, आपने नहीं लिए। जिंजियांग चाइना के लिए इसलिए मैटर नहीं करता कि वहां पर मुसलमान रहते हैं, इसलिए मैटर करता है क्योंकि जिंजियांग में लोपनूर जगह है। लोपनूर उसकी वो जगह है जहां पर सारी चाइना की न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है। तो चाइना की वो वल्नरेबिलिटी, आप उस वल्नरेबिलिटी को सोचिए कि कैसे टैकल करना है। पाकिस्तान के जितने मिलिट्री जनरल हैं उनको वो जो बिल्ले लगा के उन्होंने रखे हुए अपने, अरे तुमने वो बिल्ले लूडो खेल के जीते, एक लड़ाई तुमने आज तक नहीं जीती यार। पाकिस्तान का अगर सिविलियन मर भी गया तो तुम्हें इतनी सिंपैथी क्यों है उसके साथ? तुम्हें अपने भारत का जो सिविलियन मरा था उसके लिए तो सिंपैथी नहीं। तालिबान आज की डेट में वही कार्य करेगी जो भारत उससे करवाना चाहे, क्योंकि हमारा एक आइडियोलॉजिकल नाता है। तालिबान दियोबंदी संगठन है, दियोबंदी इस्लाम में मानता है। दियोबंदी इस्लाम का ओरिजिन दियोबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। हमारे देश की इमेच्योरिटी ये है कि हमारे पास एक पॉलिटिकल कंसेंसस ही नहीं है कि हम अपने देश को देखना चाहते कहाँ हैं। कि एक अमेरिकन कंपनी का सीईओ एक भारतीय बना, तुम शर्म से अपने मुंह को काला करो उस समय। हाँ। कि वो व्यक्ति वहां जाके उस कंपनी का सीईओ बन रहा है, तुम्हें इस बात से शर्म नहीं आई कि वो तुम्हारे देश में रुककर तुम्हारी कंपनी क्यों नहीं बनाई उसने? भारत के अंदर एक डीप स्टेट है और ये डीप स्टेट चाहता है कि हम अमेरिका की गुलामी करते रहें, उसके नौकर बन के रहें। ये नहीं चाहता है कि हम अमेरिका को किसी तरीके से क्रिटिसाइज करें। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो 1968 में पैदा हुई, 3 साल के बाद 1971 में अगर वो एजेंसी एक इंडिपेंडेंट कंट्री वर्ल्ड में क्रिएट कर सकती है तो आप ये सोचिए कि सर 50 साल में वो क्या कर सकती है। माता जी को तो सिर्फ जो है अपने बाल गोल्डन करा के किट्टी पार्टी में जाना और वहां से इंस्टाग्राम पे फोटो खाने की अपलोड करनी है, और पिताजी को पूरा 5 दिन जो है काम करना है और सैटरडे को गुड़गांव के डीएलएफ में जाकर जो है साइबर सिटी में 63 रुपए की किंगफिशर पीनी है। तो जब तक हम इस माइंडसेट से ही बाहर नहीं आएंगे और संडे को जो है बच्चे को ले जाकर मूवी दिखा दी, मॉल घुमा दिया, जूते दिलवा दिए, ये जिंदगी चल रही है लोगों की। दोस्तों, कहते हैं मुश्किल वक्त में ही आपको पता लगता है कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ यही हुआ है। आज ये बात साफ हो चुकी है कि भारत की सुरक्षा सिर्फ हमारी चिंता है। इस दुनिया में कोई आपके साथ नहीं आने वाला। हर कंट्री के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ऐसे में सवाल यह है कि भारत को इन देशों से कैसे निपटना चाहिए, खासकर अपने पड़ोसी देशों और अमेरिका के साथ। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे शख्स जो एजुकेटर हैं, ऑथर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस पर भारत के फाइनेस्ट ब्रेन हैं। तो स्वागत कीजिए डिफेंस एक्सपर्ट पवनीत सिंह जी का। पवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू जी। पवनीत भाई, पहले तो मैं इस कॉम्प्लीमेंट के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसा होता है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम किसी को सुने और सिर्फ आधे घंटे में उस आदमी के फैन हो जाए, और मैं कहना चाहूंगा कि आप उन्हीं में से एक हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जब मैंने आपकी एक आध पॉडकास्ट देखी, एक आध वीडियो देखे, और जो आपका पैशन है खास तौर पर इस चीज को लेकर, वो मैं कहूंगा कि सच में हैरान करने वाला था। और पैशन से जो चीजें निकलती हैं शायद वो सबसे सुंदर होती हैं। तो पहले तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो पवनीत भाई, ये बताइए कि हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। कहने को तो सीज फायर हो गया, आज 3 हफ्ते हो गए जब हम भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हवा में एक टेंशन है। ऐसा लगता है कि चीजें सेटल नहीं हुई, कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट करूंगा कि सीज फायर तब कहा जाता है कि हो गया जब उसके ऊपर एक लिखित डॉक्यूमेंट साइन हो। लिखित डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है तो सीज फायर नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात क्लैरिफाई कर चुके हैं वो कई बार पिछले लगभग 2 हफ्तों में कि ऑपरेशन सिंदूर एक पॉज्ड स्टेट में है। पॉज्ड स्टेट का मतलब ये है कि भारत इस समय अपनी डिफेंस रेडीनेस के ऊपर कार्य कर रही है। भारत को ये बात पता है कि पाकिस्तान का व्यवहार नहीं बदलने वाला। आज कुछ समय के लिए वो इन गतिविधियों को रोकेगा, उसके बाद उसने ये गतिविधियां दोबारा करनी है, क्योंकि उसका सस्टेनेंस ही इन गतिविधियों से चलता है। आतंकवादी जो संगठनों के तहत वो ये काम करवाता है।
तो पहली बात ये अगर उम्मीद लगा के हम बैठे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का रवैया व्यवहार बदल जाएगा, तो ये गलत असेसमेंट है। इसी रीजन से जो राइट तरीके से हमने पोर्ट्रे भी करी है इमेज, वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर एक पॉज्ड स्टेट में है। वो रिवाइव होगा यदि पाकिस्तान ने कोई गतिविधि दोबारा करी, जो वो करेगा, क्योंकि उसकी फितरत वैसी है। वो देश ऐसा नहीं है कि जो अपने कभी भी व्यवहार को बदलने के लिए मजबूर हो, क्योंकि भारत उसका व्यवहार नहीं बदलेगा। अमेरिका जैसा देश नहीं बदल पाया, चीन नहीं बदल पाया, हम नहीं बदल सकते। उसका व्यवहार एक ही पॉइंट पे बदल सकता है कि जब हमारे पास एक इस प्रकार की नीति बन जाए कि अब हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने हैं कि जिससे पाकिस्तान का डिसमेंबरमेंट हो और उसका बिहेवियरल चेंज हो। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की जो रवैया है उसकी सोच नहीं बदलती, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही उस तरह की नीति पर है। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि फिर जिन हालात में सीज फायर हुआ, भले ही वो यूएस का दखल था या कोई भी वजह थी, तो भारत ने अश्योरेंस क्या लिया होगा? अगर सपोज यूएस ने भी दखल दिया कि भैया सीज फायर करो, तो भारत ने ये बात तो तब भी कही होगी कि देखिए हम सीज फायर कर तो देंगे या फिर फिलहाल रुक तो जाएंगे, लेकिन ये लोग तो बदलने नहीं वाले। वो अश्योरेंस क्या था, अगर यूएस बीच में था तब भी, या डीजीएमओ ने बात की तब भी? नहीं, देखिए, अश्योरेंस यहाँ पर कोई नहीं था। ऑनेस्टली सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के तहत, जो किराना हिल्स जो पाकिस्तान की हैं, जहां पर उन्होंने हमला करा एक बम के तहत, और जो उनका नूर खान एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का हेडक्वार्टर है, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी संभालता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के टारगेट के बाद जो है अमेरिका को ये समझ आ गया कि भारत इस समय बहुत क्लोज है पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर एसेट्स को तोड़ने के लिए। और ये बात आज छुपी नहीं है, इसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। वो अलग बात है कि वो पॉपुलर नहीं की जाती हैं डिलिबरेटली अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की देखरेख में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बम बनाए हैं। तो आज उसको ये बात का डर है कि यदि हमारे सहयोग से ये जो न्यूक्लियर बम बने हैं पाकिस्तान के, अगर ये बम टूटते हैं तो सबसे पहले विश्व लोग जो भी पूरे वर्ल्ड में हैं वो ये पूछेंगे कि इनके पास बम आए थे, उस समय आप क्या कर रहे थे। हाँ। तो अमेरिका अपने ऊपर सवाल ना लेने के चक्कर में उसने दखल अंदाजी करते हुए पहली बात तो ये गतिविधि को अंजाम दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये कहना कि भाई डीजीएमओ से बात हो गई या अश्योरेंस मिल गया, अश्योरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पर सारा प्रॉब्लम ये था कि जब उनको ये समझ आ गया कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स आर वल्नरेबल, उसके बाद उनको समझ आ गया कि इसके बियॉन्ड हमारे पास गेम नहीं बचा है। तो यही उनका एक पर्पस था कि इवेंचुअली उन्होंने सीजफायर की भीख मांगी फिर कि भाई अब बंद कर दीजिए, इसके बियॉन्ड मत जाइए, क्योंकि आप यहां तक पहुंच गए हैं जो कि अल्टीमेट दरवाजा है। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो चलती है, आपने तो खैर इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा, आपने का किताबें भी पढ़ी है, वो ये भी चलती है, कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था, कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बम है ही नहीं, वहां अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बम कुछ पार्क कर रखे हैं, ऐसा माहौल बनाया ताकि पाकिस्तान को एक डिटरेंस रहे इंडिया के खिलाफ। और उसी के आड़ में उसने 90 के दशक के बाद भारत में जो हमने देखा इतने सारे हमले करवाए। आप कितना जायज मानते हैं, इसमें कोई दम देखते हैं? देखिए, एक चीज तो तय है कि जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाया है, हमें उसके बारे में क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि वो न्यूक्लियर बम बना इसलिए था क्योंकि उसको ये समझ आ गया था 1971 के बाद कि मैं कन्वेंशनल लेवल पर भारत के साथ कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता और जीत सकता। अगर मुझे भारत के साथ कन्वेंशनल पैरिटी अचीव नहीं होगी तो मैं उस कन्वेंशनल पैरिटी को, यानी कि जो मिलिट्री सुपीरियोरिटी भारत की है, यदि मैं उसको अचीव नहीं कर सकता और उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं और क्या अपना सकता हूं कि जिससे मैं उसको ओवरकम करूं। बिल्कुल। इस रीजन से उसने पहली बात तो न्यूक्लियराइजेशन के ऊपर फोकस किया। फिर मैं वही बात बोलूंगा कि अब्दुल कादिर खान, जिसको फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है, जब वो व्यक्ति इन गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, जब उस व्यक्ति ने एक ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म्स बाजार बनाया हुआ था, उस समय पूरे विश्व की सारी ताकतें क्या कर रही थी? उस समय अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका की देखरेख में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं। अमेरिका को सब पता है कि उसके पास कितने वेपन हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, लेकिन वो करना कुछ नहीं चाहता है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने क्यों दिया? क्योंकि आज अगर जब भी कहते हैं ना कि जो ब्लफ पाकिस्तान हमें दिखाता न्यूक्लियर बम का, वही ब्लफ वो अमेरिका को भी दिखाता है जब भी ऐसी हालात में पड़ता है कि देखो हमें बचा लो या हमें पैसा दे दो, आईएमएफ से पैसे की बात है, अगर हमारी कंट्री ब्रेक होती है तो ये न्यूक्लियर फिर ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ लग सकते हैं और फिर नुकसान हो सकता है। अगर इतना एक कह सकते हैं कि वॉलेटाइल कंट्री है या इतना वहां अनसर्टेनिटी है, तो फिर उसके बावजूद अमेरिका ने उनको बनाने क्यों दिए? देखिए, अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान को बनाने इसलिए दिया क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा रोग स्टेट था जिसके तहत उस टेरिटरी का प्रयोग करके अमेरिका दूसरे देशों में न्यूक्लियर ब्लैक मार्केटिंग करना चाहता था। एक बड़ा साधारण सा सर मैं उदाहरण देता हूं। हम लोग कहते हैं वेटिकन सिटी बड़ी होली सिटी है, वेटिकन सिटी में पोप रहते हैं, लेकिन उसी पोप और उसी वेटिकन सिटी में CIA वहां पर स्किया परेली नाम की कंपनी के थ्रू आर्टिफिशियल कोकेन मैन्युफैक्चर करके पूरे वर्ल्ड में ड्रग ट्रेड करती है। एक धार्मिक स्थान का अगर दुरुपयोग ये देश कर सकता है
तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश की कोई नैतिकता नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन ही केवल इस कारण से किया था कि यहां से एक ब्लैक मार्केट क्रिएट होगी जिसके तहत कुछ देशों में हम न्यूक्लियर मटेरियल्स बेच पाएंगे। वो ईरान था, नॉर्थ कोरिया था, लिबिया था, इन सारे देशों में उन्होंने बेचने की कोशिश करी। और इसको बेचने के बाद एक चीज तय हो गई कि अमेरिका ने जिस प्रकार से पैसा कमाना था अपने इलीगल कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए, वो उन्होंने कमाया। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का कि उसने पूरा समर्थन किया इस बारे में। बिल्कुल। और आपने अमेरिका की नैतिकता की बात की, वो तो इसी से पता चलता है कि अगर बांग्लादेश में कुछ हो जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं आपके यहाँ डेमोक्रेसी ठीक नहीं है। हाँ। उस वक्त, और जब उनका खुद का वक्त आता है तो वो जाके वहां पर सीरिया के जो आतंकवादी हैं उससे हाथ मिला लेते हैं, या इवन मिडिल ईस्ट में भी जो सारी रियासतें हैं वहां पर कौन सी डेमोक्रेसी है। तो अपने फायदे के हिसाब से वो देखते हैं कि कहाँ डेमोक्रेसी है, कौन सी मॉरलिटी। देखिए सर, मैं थोड़ा मतलब मेरे को लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं इस पॉइंट को लेके, लेकिन मैं अपना एक उसूलों का आदमी हूं तो अपने उसूल कभी नहीं बदल सकता। मैं हमेशा इस पॉइंट को मानता हूं कि विश्व में अगर सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कोई है तो वो अमेरिका है। हार्ड वर्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, एक टेररिस्ट स्टेट है अमेरिका। हमें उसको उस नजरिए से देखना चाहिए और उनको शेम करना चाहिए। इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आज आप मुझे एक बात बताइए सर कि किसी भी देश में टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है उसका ओरिजिन कहां से हुआ? अमेरिका से। क्यों? इस प्रॉब्लम का ओरिजिन 1979 में हुआ जब अमेरिका ने टेररिस्ट को ट्रेन किया सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान में। बिल्कुल। जब वो टेररिस्ट क्रिएट करने के बाद जब उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई लड़वाई जिसमें वो सक्षम रहे, उसके बाद उन्होंने उन टेररिस्ट को डंप कर दिया, यूज एंड थ्रो। उन टेररिस्ट ने अमेरिका से बदला लिया 9/11 में। आप विश्व की कोई भी टेररिस्ट संगठन को देख लीजिए, इट इज ऑलवेज बैक्ड बाय द CIA। तो आज CIA कैसे ये काम करवा रही है? अच्छा, दूसरी चीज आप मुझे एक बताइए, अभी 2014 में डॉक्टर अबू बकर अल बगदादी जो है उसने एक संगठन बनाया था इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, आईसिस नाम का। बिल्कुल। ये जो आईसिस नाम का संगठन था, आज अगर आप जितनी किताबें आईसिस को लेके पढ़ते हैं वो कहते हैं कि आईसिस जो है ऑनलाइन प्रोपोगेंडा करता है। सर, आज अगर आप एक ट्वीट लिख देते हैं ट्रंप के खिलाफ तो आपका वीजा अमेरिका में रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये वो सोशल मीडिया के थ्रू टेररिज्म और इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलिज्म कर रहा है, अमेरिका की देखरेख में नहीं हो रहा। मैं सिर्फ एक ही चीज को मानता हूं सर, हमें अमेरिका की दलाली करने के बजाय ना, वी हैव टू कम टू द पॉइंट कि हमें अमेरिका को बताना है कि तुम्हारी औकात और असलियत क्या है। और कई लोग इस चीज से समर्थन मेरा नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हमारे को अमेरिका से मिलकर अपनी बढ़ोतरी करनी है। भाई, आपको अमेरिका से मिलकर अपनी बढ़ोतरी क्यों करनी है? बिल्कुल। आपके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है? जब आपने ऋग्वेद यजुर्वेद लिखे थे तो क्या अमेरिका था उस टाइम पे? उनकी कायनात में कोई नहीं पैदा हुआ था। आपका देश अगर इतने हजार साल पहले इस चीज का गठन कर सकता है तो आपको लगता है कि आपको ये 2 कौड़ी के अमेरिका की आज की डेट में सहयोग की जरूरत है ग्रो करने के लिए? ये वो लोग बात करते हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है अमेरिका में, जिनको अपने बच्चों को अमेरिका में सेटल करना है और खुद रिटायरमेंट के बाद सेटल होना है। और ये वो लोग बात करते हैं जिनको अमेरिका की कंपनियों से किकबैक लेके धंधे और पैसे कमाने। तो ये गुमराह करने के चक्कर में है। बिल्कुल। आज आप अमेरिका की हर एक बड़ी कंपनी को देख लीजिए, उसका CEO आज की डेट में इंडियन है। बिल्कुल। ये हमारी दुर्भाग्य है इस देश का कि वो CEO वहां जाकर वो उस कंपनी का CEO बन सकता है लेकिन हमारे यहाँ पर रह के हमारी कंपनी नहीं बना सकता। तो सर, अमेरिका को इतना भाव देने की आवश्यकता नहीं है। इट इज अ टेररिस्ट स्टेट, इट हैज टू बी कॉल्ड आउट एज अ टेररिस्ट स्टेट। बिल्कुल। जब तक हम अमेरिका को इस लेवल पर लाके नहीं बात करेंगे तब तक ये ग्लोबल टेररिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। बिल्कुल। और अमेरिका को लेकर जो आपने बताया, जो आपका सेंटिमेंट है, बहुत सारे लोगों से शेयर भी करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो ये पूरा इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद ट्रंप इतना किस बात से चिढ़ रहे हैं? जैसे हमने देखा, पहले तो उन्होंने जब वो ट्वीट किया तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक साथ लेकर आए। फिर हमने देखा कि जब इसकी बात आई, इसकी एप्पल आईफोन बना रहा था, तब उन्होंने बीच में डंगा डाला। फिर रेमिटेंस जो टैक्स था 5% उन्होंने वो लगाने की बात की। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके वीजा पर भी बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इंडिया को कुछ टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। किस बात से चिड़े हुए हैं ट्रंप? ट्रंप अकेला नहीं चिढ़ा हुआ है, अमेरिका चिढ़ा हुआ है। ट्रंप आज है कल नहीं होगा। अमेरिका की सोच को समझिए। अमेरिका ये चीज नहीं चाहता है कि भारत ग्रो करे। अमेरिका ये चीज नहीं चाहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो हम मानते हैं कि कल को भारत एक पोल बनकर, एक शक्ति बनकर उभरे। मैं हर बार ये बात कहता हूं कि जितना आप इस बिलीफ में मानते हैं कि अमेरिका आपके हित के लिए काम कर रहा है, आपको एक दिन समझ आएगा कि उससे बड़ा धोखेबाज पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं था। बिल्कुल। अमेरिका के साथ आज की डेट में कोई नहीं खड़ा है। कोई नहीं खड़ा है का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा देश बोलिए या बताइए जो ये कहता है कि नहीं, अमेरिका जैसा नैतिकता मानने वाला देश से बढ़कर कोई देश नहीं है। कोई बोलेगा नहीं ये बात, क्योंकि अमेरिका का उद्देश्य ये है कि दूसरों को लड़वाते रहो, दूसरों को कमजोर करते रहो, दूसरों को टारगेट करते रहो। अगर लड़ाई नहीं करवा सकते तो अलग तरीके से उसको काउंटर करो ताकि
वो मेरे बराबर में आके खड़ा ना हो, बस। ये तो उसने शुरू से किया है। ये उसने शुरू से किया है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि आप बढ़ें जीवन में, अमेरिका नहीं चाहता है कि आप जो है विकसित भारत की ओर बढ़े, वो नहीं चाहता है कि आप जो है एक शक्ति बनकर उभरें विश्व में। उसको ये है कि आप हमारे गुलाम बन के रहिए, आप हमारे नौकर बन के रहिए, हमारे से खरीद फरोख्त करते रहिए, हम चीजें बनाएंगे, हम आपको बेचेंगे, आप खरीदते रहिए, बस। हमारे को आपसे एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखना है। तो ये टाइप की जो मेंटेलिटी है, अमेरिका इस चीज से चिढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, आज जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का प्रयोग किया, आज जब ऑपरेशन सिंदूर में उसने आकाश तीर का प्रयोग किया, आज जब उसने राफेल का प्रयोग किया, S-400 का प्रयोग किया, इनमें कोई भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अमेरिकन मेड थी। और ये हमने सीख के किया। क्यों? क्योंकि जितनी भी अमेरिकन टेक्नोलॉजीज का भारत प्रयोग कर रही थी, हमें उसका सबक कारगिल के दौरान मिल गया था। कारगिल के युद्ध के दौरान सबसे बड़ी चीज ये हुई थी कि भारत ने अमेरिका से जीपीएस लोकेशंस मांगे थे पाकिस्तान के, उन्होंने वो जीपीएस साइट्स को ब्लॉक करके उनकी लोकेशंस को हमारे को दिया था। कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में आप इस चीज को पढ़ लीजिए जाकर। उस रिपोर्ट कमेटी में लिखा है कि अमेरिका डिड नॉट शेयर द जीपीएस लोकेशंस ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट्स विद इंडिया, देयरबाय लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड कारगिल इशू। वरना वो चीज 2 दिन में निपट जाती। तो अमेरिका कितना आपका सगा है इस चीज से समझ लीजिए। लेकिन भारत के अंदर एक डीप स्टेट है, और ये डीप स्टेट चाहता है कि हम अमेरिका की गुलामी करते रहें, उसके नौकर बन के रहें। ये नहीं चाहता है कि हम अमेरिका को किसी तरीके से क्रिटिसाइज करें। तो जब तक हम इस मेंटालिटी को नहीं समझेंगे, और जब तक हमारी सरकार जो इस पूरे डीप स्टेट का हिस्सा जो है, जिसमें ये लोग किकबैक लेके अपना स्वार्थ देखते हैं, जब तक ये नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, तब तक हम इस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने प्रवनीत जी की, लेकिन इससे सवाल ये भी निकलता है, कुछ लोग कहते हैं कि भारत इस चीज को रियलाइज क्यों नहीं करता। मैं अगर चाइना को भी बीच में लेकर आऊंगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि चाइना को भी ऑब्जेक्शन भारत को लेकर इसलिए कि अमेरिका तुम्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, क्वाड का भी मेंबर बना है, लेकिन उस क्वाड की असल में हैसियत क्या है या क्वाड का रोल क्या है, वो तो इस कॉन्फ्लिक्ट में दिख ही गया। क्वाड का कौन सा मेंबर है जो भारत के साथ खड़ा दिखा, या चाइना भारत के साथ आमने सामने जो भारत को करने की कोशिश करता है, वो भी भारत उसमें एक टूल बनता है। आपको लगता है कि भारत को अपनी इस पॉलिसी को देखना चाहिए कि हमें बेवजह चाइना के खिलाफ नहीं देखना है? एक सिंपल सी चीज है कि अमेरिका जैसे देश का ऑब्जेक्टिव केवल एक है कि या तो भारत पाकिस्तान से लड़ता रहे, मैं उसको आर्म्स बेचता रहूं, जब पाकिस्तान से लड़ाई नहीं होगी तो उसको चाइना का डर दिखा के उसको आर्म्स बेचता रहूं। उसको क्वाड में बिठाने का लॉजिक क्या था? यहां पर उसको ले आओ, उसको एक ऐसा मिथ पैदा करो कि देखो चाइना तुम्हारे लिए खतरा है, चाइना तुम्हारे लिए खतरा है, और चाइना के खतरे के बेसिस पे उसको क्वाड में बिठाकर कुछ टेक्नोलॉजीज बेच दो। अमेरिका एक इस प्रकार का देश है जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है। वो पैसे से अपने दीन, ईमान, माता पिता, भाई बहन सबको बेच देगा। उसको आज की डेट में पैसे के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वो सिर्फ डिफ्लेक्शन देखता है कि चलो पाकिस्तान के साथ मसला नहीं हो रहा है, चीन के खिलाफ भड़काओ। ठीक है, चीन के खिलाफ मसला नहीं हो रहा है तो चलो कनाडा का प्रयोग करके खालिस्तान का इशू क्रिएट कर दो। कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करो जिससे कि भारत इस परिस्थिति में परमानेंट रहे कि मुझे अमेरिका से कुछ ना कुछ सहयोग लेना है। अब वो सहयोग चाहे कूटनीतिक लेवल पर हो, आर्थिक लेवल पर हो, मिलिट्री टेक्नोलॉजी लेवल पर हो, वो लेना है। तो अमेरिका इन चक्रों में दूसरे देशों को बेसिकली व्यस्त रखता है, बिजी रखता है। बिल्कुल, इस सबसे प्रवनीत जी हुआ लेकिन ये है कि अगर मैं भारत पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान की यूटिलिटी बहुत सारे देशों को समझ आती है। अमेरिका को ये समझ आती है कि चलो ये तो हमारा एक यूटिलिटी वाला गुंडा है, इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन को भी समझ आती है कि इसको भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं। तुर्की को आज की तारीख में समझ में आ रही है कि मेरी जो एस्पिरेशन है दोबारा से इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की, ये अगेन मेरा एक प्यादा बन सकता है। कुछ देशों को पाकिस्तान की यूटिलिटी समझ आती है। भारत का जो कैरेक्टर है कि हम पिछलग्गू नहीं बन रहे हैं एक तरह से खुले तौर पर किसी के भी, इस वजह से अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आती है, चीन को पसंद नहीं आती है, और हमारे साथ कोई उम्मा वाला फैक्टर भी नहीं किसी तरह का। तो इस चीज से कैसे निपटा जा सकता है, इससे कैसे डील किया जा सकता है? इसको डील करने का तरीका केवल एक है कि आपको पहले तो एक कंसेंसस देश में ये बनाना पड़ेगा कि आप जीवन में चाहते क्या है। क्योंकि यहाँ पर जब सरकार अगर कुछ बोलती है कि हमें विकसित भारत की ओर कदम उठाने हैं, हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो यहाँ पर फिर जो विपक्ष है वो एकदम उठ के शुरू हो जाएगा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है आत्मनिर्भर बनने की। अब जब ये सत्ता पक्ष अगर कल को विपक्ष में बैठता है और विपक्ष सत्ता पक्ष में आती है, वो बोलते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो फिर वो विपक्ष में बैठ के गाली गलौज करते हैं। हमारे देश की इमेच्योरिटी ये है कि हमारे पास एक पॉलिटिकल कंसेंसस ही नहीं है कि हम अपने देश को देखना चाहते कहाँ हैं। चाइना आज की डेट में कोई भी प्रोजेक्ट करता है तो वो प्रोजेक्ट का 50 साल का इम्प्लीकेशन सोच के करता है। अगर मैं ये हाईवे यहाँ से यहाँ बनाऊंगा तो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल क्या इंप्लीकेशन होगा। हम यहाँ पर एक फ्लाईओवर ये सोच के बनाते हैं कि अगले चुनाव में इस फ्लाईओवर बनाने के बाद मुझे एमएलए या एमपी बनाया जाएगा या नहीं। बिल्कुल। तो जब तक हम इस लिमिटेड
मायोपिक माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे और एक राष्ट्र हित में बात नहीं करेंगे और एक नेशनल कंसेंसस बना के चीजों को नहीं देखेंगे, विदेश नीति में खास करके, अपनी आर्थिक नीति को खास करके अगर हम उस नजरिए से नहीं देखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपको लोग नीचे ही खींचेंगे और आपको दूसरे नीचे खींचने से ज्यादा आपको अपने अंदर के बैठे हुए सांप नीचे खींचेंगे। तो यहां पर ये कंसेंसस बिल्डिंग का कार्य कभी हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। और आपने जो बात की उसका इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या ग्वादर पोर्ट पे वो जो कर रहा है, जैसे आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो ट्रेन इन्होंने चाइना से ईरान के लिए शुरू की है, उसकी वजह से पहले जो 40 दिन लगते थे तेल आने में सी के रास्ते थे, वो सिर्फ 15 दिनों में आ जाएगा। ये एक विजन कोई तो बताता है। देखिए चाइना, मैंने आपको फिर वही बोला कि चाइना की सोच में और भारत की सोच में केवल यही फर्क है कि उसने 1949 में जब चाइना क्रिएट हुआ था, सिविल वॉर खत्म होने के बाद जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो देश बना था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के तहत, 1949 में उस देश ने एक निर्णय तब ले लिया था कि 2049 में 100 साल के बाद हम विश्व की सुपर पावर होंगे। चाइना का हर कदम उस विजन के डायरेक्शन में है। हाँ। हम 1947 में बैठकर ये रोमांटिसिज्म कर रहे थे कि हम चलो जी भाईचारा बनाएंगे, फिर भाईचारे के बाद हम चलो जी अब देश तोड़ेंगे, फिर देश तोड़ने के बाद अब हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई, अब हम विकसित भारत बनेंगे। आप करना क्या चाहते हो? आपकी आइडेंटिटी जब इतनी कमजोर है कि आपको खुद ही नहीं पता एक आइडेंटिटी क्या है और आपके पूरे देश में लोग उस आइडेंटिटी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है देश के लिए। और ये प्रॉब्लम तो छोटी छोटी चीजों में दिखता ही। जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि आज दुनिया उस दौर में जी रही है जहां लोग देश आमने सामने खुद नहीं लड़ते, वो आपकी फॉल्ट लाइंस देखते हैं कि आपको कहां भिड़ाया जा सकता है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि कन्नड़ में अगर एक भाषा को लेकर विवाद होता है और रूलिंग पार्टी का एमपी उस विवाद को जस्टिफाई करता है, या साउथ में हम देखते हैं तमिलनाडु में जहां वो नॉर्थ साउथ की बात करते हैं और वहां पर भी भाषा का इशू उठाते हैं, या अगर हम पंजाब में देखते हैं कि जहां पर खालिस्तानी एक सोच वाले लोग एमपी बन जाते हैं, या शेख राशिद कश्मीर में बन जाता है, या जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चलता है बंगाल में लोग सड़क पर आकर उसका विरोध करते हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के सेंटिमेंट खुद भारत के अंदर है तो आपको लग रहा है फिर हमें बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत? मैंने आपको वही बोला कि जैसे कई लोग जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि भारत के लिए एक चाइना फ्रंट है, एक पाकिस्तान फ्रंट है, ये दोनों टू फ्रंट हैं, इन दोनों की दोस्ती एक रीइंफोर्स्ड फ्रंट जिसको थर्ड फ्रंट कहते हैं। मेरा मानना हमेशा ऐसा ये है कि भारत में इन फ्रंट्स को छोड़िए, जो भारत के अंदर का 0.5 फ्रंट है आप उसको पहले टैकल कीजिए, क्योंकि वो 3 फ्रंट्स के साथ तो आप निपट लेंगे, क्योंकि उसको निपटने के लिए आपकी सेना है और सेना बहुत केपेबल है। 3 दिन में निपट लिए, वो 3 दिन में निपट भी लेंगे। वो सेना हमारी इतनी केपेबल है, हमें सेना पे भरोसा है कि वो कर लेंगे ये काम। लेकिन ये जो भारत के अंदर बैठे हुए सांप भारत को डस रहे हैं, ये जो गंगा के अंदर के सांप हैं, इन सांपों को कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि ये जो आज की डेट में डीप स्टेट का हिस्सा बन चुका है, इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। अब आप एक चीज को ये देखिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस ऑपरेशन के दौरान और उस ऑपरेशन से पहले कुछ मीडिया वर्गों ने किस प्रकार का नैरेटिव चलाया। जब पहलगांव की इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद एक पूरा यूट्यूब पे बैठा हुआ पालतू मीडिया वर्ग है जो सिर्फ यही चर्चा कर रहा था कि देखिए मोदी की तो हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करने की, पाकिस्तान के लोग आके चले गए, वो हमारे बंदों को मार के चले गए। यार तुम जैसे 2 रुपल्ली के यूट्यूबर, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है बात करने की, तुम्हारे खुद के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इधर उधर काम करते हैं, जाके पहली बात तो बॉर्डर पे खड़े होके करो। अगर इतना तुम्हारे को सो कॉल्ड जरूरत थी तो कश्मीर चले जाते। वो सब नहीं करना है, पर यूट्यूब पे बैठ के प्रोपेगेंडा करना है। फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सिंदूर के दौरान फिर इन लोगों ने ही भारत में बैठ के सोचिए नैरेटिव चलाया कि भारत ने टेररिस्ट कैंप नहीं, पाकिस्तान के सिविलियन मार दिए। यार पाकिस्तान का अगर सिविलियन मर भी गया तो तुम्हें इतनी सिंपैथी क्यों है उसके साथ? तुम्हें अपने भारत का जो सिविलियन मरा था उसके लिए तो सिंपैथी नहीं थी। कोलैटरल डैमेज तो हर जगह होगा नहीं, और अगर पाकिस्तान का सिविलियन मर भी गया तो वो भी तो एक सांप है, मरने दो ना उसको। मुझे पाकिस्तान के सिविलियन से कोई सिंपैथी नहीं है। आप कहेंगे कि ये तो बहुत गलत सोच है आपकी, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता उसको। आज अगर पाकिस्तान के जितने नागरिक हैं और वो सिविलियंस हैं, अगर वो अपने ही स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप टेररिज्म करो, तो जितना स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान का आर्मी रिस्पॉन्सिबल है, उतने लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कल को उनकी हत्या होती है तो हमें कोई सिंपैथी जनरेट नहीं करनी। लेकिन यहां पर एक भारत में बैठा हुआ यूट्यूब वर्ग जो है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से थी कि पाकिस्तान में सिविलियन मर गए। आप ये चीज को देखिए कि मैंने जितने इस मीडिया पॉइंट को एनालाइज किया, जो ये भारत के 0.5 फ्रंट का मीडिया है, इन्होंने एक बार भी उस पूरे डिस्कशन के दौरान ये चर्चा नहीं करी कि इस्लामिक टेररिज्म जो है वो भारत के लिए थ्रेट है, उसके ऊपर डिस्कशन हो। इनको प्रॉब्लम थी कि मोदी कर क्यों नहीं कुछ रहा, फिर मोदी ने कुछ किया तो पाकिस्तान के सिविलियन मर गए, और फिर जैसे ही वो खत्म हुआ तो अब जी हमारे राफेल गिर गए। तो गोल पोस्ट चेंज होता रहता है। इनका गोल पोस्ट सिर्फ एक ही है कि देश में गुमराह करो लोगों को, उनको ऐसी पॉइंट पे ले आओ कि ये होती है 4th जनरेशन वॉर,
कि जिसमें आप सरकार की लेजिटिमेसी को चैलेंज करो, लोगों के मन में एक ऐसा नैरेटिव पैदा कर दो कि सरकार यदि कुछ भी करे उसका लेजिटिमेट और लेजिटिमेसी जो है खास करके वो व्यक्ति उसको सोचे ही ना कि ये चीज कर सकती है सरकार। तो ये हैं लोग जो फोर्थ जनरेशन वॉर चला रहे हैं। ये आपने बड़ा अच्छा बात की पवनी जी, और इसी से सवाल ये निकलता है कि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो रियल वॉर से भी बड़ा होता है नैरेटिव वॉर, है ना। ऐसे में आपको क्या लगता है जब वॉर टाइम चल रहा हो तो किसी भी सिविलियन की या किसी एक जर्नलिस्ट की भी क्या ड्यूटी है कि वो अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करते हो किस बात का ध्यान रखे? क्योंकि एक बात उसे हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी इसी स्टेटमेंट का फायदा उठाकर दुश्मन देश अपने देश में एक नैरेटिव गढ़ सकता है। तो आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या दुश्मन देश के डर से हम सच ना बोले, या आपको लगता है कि क्या जिम्मेदारी वॉर टाइम में होनी चाहिए? मैं नॉर्मल टाइम की बात नहीं कर रहा हूं। आप जो भी सच बोलना है, जो भी बोलना है आपको, चाहे आपको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलना है, आप सिर्फ इतना चीज का ध्यान ये रखिए पहली बात कि वो जो है आप पॉइंट बोल रहे हैं वो फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है। दूसरी चीज यहां पर ये है इसके बाद कि फैक्चुअल करेक्टनेस के साथ साथ कि आपका बोला हुआ एक एक शब्द लोगों की साइकी के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है। एक समय ऑपरेशन सिंदूर का जो था, इस समय भारत के अगर लोगों के प्रति हम एक सेंटीमेंट को देखें तो एक चीज ये थी कि एक जो नेशनल यूनिटी बनने की कोशिश हो रही थी कि सारा देश यूनाइटेड है, कि भारत की सेना के पीछे खड़ा है, कि जो आप कर रहे हो हम आपका समर्थन करेंगे। यहां पर इस वर्ग ने उस यूनिटी को तोड़ा है, क्योंकि इनका उद्देश्य वही था कि ये यूनिटी ना हो। तो आपको ये चीज यहां पर समझनी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप कोई क्रिटिसिज्म करो, कोई आपत्ति नहीं पवनी जी, लेकिन आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आपने कहा कि कुछ यूट्यूबर हैं जो ऐसा कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ वीडियो व्यूज के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है सर्टेन ऑडियंस को शो नहीं? आपको लगता है इसके पीछे कोई और बड़ा गेम ये कोई व्यूज के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इनके लिए व्यूज मैटर नहीं करते। इनके चैनल पे भी आप जाके देखेंगे ना तो इनके कोई वीडियोस में कोई करोड़ व्यूज नहीं आते हैं। ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक पक्ष का एजेंडा चला रहे हैं, और वो पक्ष का एजेंडा ये है कि भारत कमजोर ही रहे और नौकर रहे, बढ़े ना। इनका सिर्फ ये एजेंडा है कि देश में एक यूनिटी, एक कोहेशन, एक नेशनल कॉन्शियसनेस इमर्ज ना हो, क्योंकि जिस दिन ये हो गई तो वो देश के हित में काम करेगा। इनको वो देश के हित में काम नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि एक राजनीतिक पक्ष के हित में लोग जो हैं उसके नौकर और गुलाम बने रहे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस पॉइंट में फिर से आऊंगा इंटरनल सिक्योरिटी वाले इश्यू पर, लेकिन अगर फिर से मैं अपने पड़ोसी देशों की बात करूं, एक चीज बड़ी दिख रही है कि जब से वो सो कॉल्ड सीजफायर हुआ है, चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा और एक्टिव हो गया, एनसर्कल करने की भारत को कोशिश कर रहा है। खबर है कि वो F-35 दे रहा है, शायद अगस्त में पहले डिलीवरी कर रहा है। फिर खबर आई थी कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे भी अपग्रेड करने में हेल्प कर रहा है। फिर हमने सुना कि जो बांग्लादेश में जो जगह है जहां पर वो अपना कोई एयरबेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लाल मोनीर हट, उसको भी वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। कुछ चाइनीज ऑफिशियल वहां पर आए भी थे। क्या चाइना ह्यूमिलेटेड फील कर रहा है जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, या चाइना में भी पैनिक है पाकिस्तान के साथ साथ? किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, चाइना का पाकिस्तान का रिश्ता जो बाहर से दिखता है वो अंदर से वैसा नहीं है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ हमेशा से खड़े हैं, लेकिन चाइना ग्रेजुअली इस चीज को अब रियलाइज कर रहा है कि पाकिस्तान पे एक पॉइंट के बियॉन्ड में कितना भरोसा करूं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2014 में जब उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कंसेप्चुअलाइज किया था, 2025 11 साल हो गए, वो कॉरिडोर बना ही नहीं। तो चाइना ने सारी पूंजी लगा दी, सारा पैसा लगा दिया, सारा डिप्लोमेटिक माइट लगा दिया, हर तरह की सपोर्ट कर दी, लेकिन उसके बावजूद वो पिछले 11 साल में कॉरिडोर नहीं बना। चाइना को इस बात की फ्रस्ट्रेशन है। चाइना ने हमेशा से ये चीज समझी है कि उसका उद्देश्य ये था केवल कि मैं पाकिस्तान का प्रयोग करके भारत को और पाकिस्तान को एक दूसरे में बिजी रखूंगा, जिससे कि विश्व की जो बाकी गेम है वो उसको मैं खेल पाऊं, क्योंकि मेरा कंपटीशन भारत नहीं बल्कि अमेरिका से। तो चाइना के लिए ऑब्जेक्टिव ये था कि उसने पाकिस्तान एक फ्रंट तैयार किया था। उसके बाद अब बांग्लादेश एक और फ्रंट बन गया। बीच में कभी कभी वो नेपाल जैसे फ्रंट का प्रयोग करता है, कभी मालदीव का करेगा, कभी श्रीलंका का करेगा। तो भारत आज की डेट में ये चीज समझ चुका है कि ठीक है, ये फ्रंट्स जितने हैं होने दो, इन सारे फ्रंट्स को हम अपने लेवल पर टैकल कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ एक रीइंफोर्स्ड फ्रंट बनकर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो कि एक एक्चुअल वॉर में ही पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन जो ग्वादर पोर्ट को लेकर चाइना के मंसूबे हैं, उसमें कमर्शियल एंगल तो है कि ट्रेड रूट हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे चाइना की एक सोच है कि ग्वादर पोर्ट अगर बनता है तो अपनी नेवल प्रेजेंस भी कहीं ना कहीं अरेबियन सी में बढ़ा देगा। अगेन वो इंडिया के लिए एक थ्रेट है। आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में कंट्री क्या कर सकती है? जैसे अगर मैं इसी अगेन दोबारा बांग्लादेश वाली बात ही करूं कि अगर भारत को लगता है कि लाल मोनीहट बेस पर चाइना आ रहा है और उसके लिए एक थ्रेट हो सकता है,
तो क्या भारत को प्रोएक्टिवली बांग्लादेश में कुछ एक्शन लेना चाहिए? इसके दो एग्जांपल मैं देता हूं कि सपोज रशिया को अब ये लगा कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन रहा है और रशिया को लगा उसके लिए थ्रेट है, तो रशिया ने साफ तौर पर डिसाइड किया कि उसे अब क्या करना है। अगर इजराइल को लगता है कि ईरान में कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहा है और उसके लिए थ्रेट है, तो इजराइल प्रोएक्टिवली कुछ करेगा। तो क्या भारत को भी इन सिचुएशन में प्रोएक्टिवली कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, प्रोएक्टिवली करने को हमारे पास मौके भी पहले बहुत थे जो हमने नहीं किया, और अभी भी मौके हैं, हम पता नहीं कर क्यों नहीं रहे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जितने भी फ्रंट हैं, चाहे वो पाकिस्तान का फ्रंट हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, आपका इन सारे देशों को लेके पहली बात तो नीति क्या है। आपको ये चीज समझनी है कि हर चीज सिर्फ कूटनीतिक लेवल पर नहीं हो सकती, आपको एक कोवर्ट लेवल पर भी कार्य इन देशों में करने की आवश्यकता है। अब आज अगर पाकिस्तान और चाइना मिलकर बांग्लादेश में एक एयरबेस बना रहे हैं, तो उनका उद्देश्य ये है कि जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में लाइन ऑफ साइट उसको चाहिए, उसका एक्सेस वो चाहता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब ये हुआ कि हमारा आज की डेट में जितने भी राफेल्स वहां पर नॉर्थ ईस्ट में स्टेशन हैं, चाइना रेडार्स के थ्रू उनकी पूरी लोकेशन को लेकर, और वो कितनी सॉर्टीज कहाँ कर रहे हैं, क्या क्या ट्रेनिंग सिमुलेशंस कर रहे हैं, वो एक्सेस चाहता है उसका। तो उसका उद्देश्य ये है। पर बात वही है कि चाइना जब ये चीज कर रहा है, आप इस चीज को अब एक रिएक्शन के तौर पे देखेंगे। सवाल यहां पर ये उठता है कि आपने ये चीज प्रिडिक्ट पहले क्यों नहीं की कि चाइना ऐसी गतिविधि कर सकता है। हमारे यहाँ पर समस्या अभी भी ये है कि हम सिर्फ रिएक्टिव हैं, हम इजराइल की तरह प्रोएक्टिव नहीं है कि हम 2 कदम पहले सोचे कि दूसरा करेगा क्या। तो ये सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। आप इसी सोच की बात की कि हम पहले नहीं सोचते। अगर इसमें मैं बांग्लादेश को फिर से लेकर आऊं, जो सेंट मार्टिन आइलैंड है जो बांग्लादेश के साउथ में, इस पर अमेरिका की काफी नजर है। शेख हसीना ने कहा भी कि इसकी वजह से मेरी वहां पर सत्ता गई, अगर मैं तैयार हो जाती अमेरिका को दे देती। मेरे जैसे एक नॉर्मल आदमी के जहन में सवाल आती कि कोई जगह स्ट्रेटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट है, 71 में जब हम ही ने बांग्लादेश बनवाया, तो क्या ये जो चटगांव हिल्स का इलाका है, सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, क्या तब हमारे पास इतनी समझ नहीं थी, दूरदर्शिता नहीं थी कि हमें कम से कम इन जगहों को तो अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था? नहीं, दूरदर्शिता थी, सब कुछ था, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये थी कि हमारी उस समय की जो विचारधारा थी वो कुछ ऐसी थी कि हमें करना नहीं है ये सब। वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि हमने हो रही है हमारे लिए, क्योंकि मैंने आपको वही चीज बताई कि हम 50 साल आगे का सोच के काम नहीं करते। हम कोई डिसीजन जो है उसको 50 साल आगे का लेके नहीं सोचते। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि जब 1950 के दशक में तिब्बत में प्रॉब्लम हुई और जब दलाई लामा को फाइनली तिब्बत से उठाकर भारत लाया गया, जिसमें CIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी इन्वॉल्व थे, जिसके तहत वो उनको लेकर आए, भारत के पास एक तिब्बत कार्ड था कि यदि ये तिब्बत कार्ड का प्रयोग हम करते तो आज चाइना को हम सबक ये सिखा पाते कि हम एक नीति बना लेते कि हमारा बॉर्डर चाइना से नहीं, हमारा तो बॉर्डर एक तिब्बत देश से है, तिब्बत का बॉर्डर चाइना से। हाँ। लेकिन ये सोच हमारे यहाँ पर थी नहीं, क्योंकि उस समय हमें यही नहीं पता था कि हमें तिब्बत का करना क्या है। आपने तिब्बत खो दिया, आपने जिंजियांग खो दिया जिसको ईस्ट टर्किस्तान कहते हैं, आपने ताइवान खो दिया। आज की डेट में आपको चाइना को टैकल करने के लिए 3 कार्ड प्लेटर पे पड़े हुए मिल रहे थे, आपने नहीं लिए, क्योंकि उस समय की जो विचारधारा थी उसमें वो दूरदर्शिता थी नहीं। 50 साल आगे की सोच है ही नहीं। वो फिर मैं बोलूंगा वो तब तक नहीं होगी जब तक देश में एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा कि हम देश को 2047 तक कहां देखते हैं 100 साल के बाद, 1947 से 2047। तो इसमें घबराहट भी आपको लगता है, चाइना की बात आती है तो हमें दिखते कहना नहीं चाहिए। इसका सीधा सा उदाहरण ये है कि अगर चाइना POK में जाके कंस्ट्रक्शन कर सकता है, चाइना को पता कि पाकिस्तान और इंडिया क्या रिलेशन है और खुले तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है, हम तो ताइवान को आज तक मान्यता नहीं दे पा रहे। क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत यही है कि बस हम उस दूरदर्शिता को सोच ही नहीं पा रहे, विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे को आज की डेट में भी जितना आर्थिक सपोर्ट चाइना से मिल रहा है, हमें ये पता है कि कल कोई आर्थिक सपोर्ट चाइना ने ले लिया तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। दिक्कत ये है कि जब 1990 के दशक में आपने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, उसके बाद आपने उस समय विजन क्यों नहीं ये चीज की बनाई कि हम चाइना से सप्लाई चेन्स को तोड़ेंगे और अपनी सप्लाई चेन्स बनाएंगे। ये चीज 1990 के बाद 2020-21 में क्यों आई, जब भारत ने ये बात बोली कि अब हम जो है मेक इन इंडिया के तहत और साथ में जितना भी हमारे जो अब इनिशिएटिव्स रहेंगे खास करके कोविड के दौरान, कि अब हम एक ग्लोबल सप्लाई चेन क्रिएट करेंगे। तो हम चीजों को लेट समझते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन पवनीत जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भारत जो है वो अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट पर एक साथ 2 एनिमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी ऐसी कभी नौबत तो नहीं है कि दोनों तरफ से कोई एग्रेशन हो। ऐसे में सवाल ये कि हम चाइना के साथ अपने संबंध नॉर्मल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं इस बात इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि इस बीच चाइना और रशिया भी क्लोज आए। दोनों का शायद 2-3 साल पहले कोई एग्रीमेंट भी हुआ था जहां एक लिमिटलेस फ्रेंडशिप की भी बात की गई थी कि हर तरह की फ्रेंडशिप में कुछ भी नहीं है।
और चाइना रशिया चूंकि क्लोज आए हैं, इसमें एक डाउट ये भी होता है कि अगर इंडिया और चाइना किसी वक्त अगर आमने सामने होते हैं तब रशिया का रिस्पॉन्स क्या होता है। ऐसे में जो मेरी थोड़ी वो समझ ये कहती है कि अगर इंडिया सिर्फ चाइना से अपने रिलेशन संबंध कर ले तो ना सिर्फ साउथ एशिया में अपने लिए थोड़ा आराम जुटा सकता है बल्कि दुनिया के लेवल पे भी वो संबंध आपको क्या लगता है नॉर्मल हो भी सकते हैं, हो सकते हैं तो कैसे हो सकता है? देखिए, चाइना के साथ संबंध नॉर्मल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए भारत को पहले रणनीति ये बनानी पड़ेगी कि हम चाइना से चाहते क्या है। आज चाइना के साथ हमारा 3800 किलोमीटर से लंबा एक वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है जो अनरिजॉल्व्ड है। पहले तो आप इस चीज पे कंसेंसस बनाइए कि हम चाइना आपसे व्यापार तब करेंगे जब आप बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करोगे। आप बॉर्डर सॉल्व नहीं करते हो, हम आपसे व्यापार नहीं करते। तो ये अगर प्री कंडीशनल सोच हम लगा लेते हैं पहली बात, तो पहली चीज यहां पर बॉर्डर मजबूरन सॉल्व होगा। हमें लगता है कि नहीं, हम चाइना के बजाय नहीं बगैर नहीं रह सकते। चाइना को भी ये बात पता है कि अगर भारत जैसी इतनी बड़ी मार्केट को वो सप्लाई नहीं करेगा तो फिर उसके पास भी कोई बहुत बड़ी मार्केट का रिप्लेसमेंट नहीं है भारत का। बीच में रोक रहा हूं पवनीत जी, लेकिन इस पे एक हार्श रियलिटी है, बहुत हार्श रियलिटी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच में, ये ट्रेड डेफिसिट ही दरअसल इंडिया की एक तरह से सिक्योरिटी की गारंटी है, जिन आप कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन में बोल रहे हैं। अगर ऐसा हमारा माइंडसेट है कि ट्रेड डेफिसिट लेकर हम अपने लिए अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करें तो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट है। सर, ये व्यापारी माइंडसेट है, ये नेगेटिव माइंडसेट नहीं है, ये देश के हित वाला माइंडसेट नहीं है। ये देश के हित में जो देश के ये जो व्यापारी वर्ग है ना, जिनका धंधा चल रहा है इस काम से, वो अपने धंधे को सेफगार्ड करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। तो अब आपको ये सोच यहाँ पर अपनानी है कि आपको ये व्यापारी पालने हैं या आपको बेसिकली ये देश की समस्या सॉल्व करनी है। क्योंकि व्यापारी को एक टाइम पर तो लॉस झेलना पड़ेगा। हाँ। पर क्या वो व्यापारी वर्ग लॉस झेलेगा? नहीं झेलेगा, क्योंकि वही व्यापारी वर्ग इन पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करता है। तो वो फंड करके ये बोलेगा कि तुम चुप रहो, तुम्हारा क्या लेना देना। जब 1947 से नेहरू बॉर्डर नहीं बना पाया तो तुम्हें क्या आवश्यकता है बॉर्डर बनाने की? तो वो अपने हित को सेफगार्ड करता है। इसी रीजन से मैंने बोला कि हमारे को पहले अपनी नीति क्लियर करनी है। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर सो कॉल्ड हुआ, उसके बाद आपने देखा सिर्फ 4 दिन के अंदर अटारी और वाघा बॉर्डर पर फिर वो नाच गाना शुरू हो गया। उस पर जब लोगों ने सवाल उठाया तो उसमें चीजें निकल कर आई कि वहां जो लोकल दुकानदार थे उनको नुकसान हो रहा था। आपने जो व्यापारी की बात की, जो कंट्री लोकल दुकानदारों के प्रेशर में आके वो नाच गाना फिर से शुरू कर सकती है। आप इस चीज से समझ लीजिए कि फिर चाइना के साथ क्या परिस्थिति है। मतलब मेरे को कुछ कहने, हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपने व्यापारी वर्ग को अपना भगवान मानते हैं। हमें व्यापारी वर्ग को ये बात समझानी है कि भाई तुम व्यापार के लिए बने हो तो व्यापार के लिए काम करो, तुम्हारा दिमाग उसके ऊपर नहीं चलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब आप ये प्री कंडीशन रख देते हैं कि बातचीत आपसे तब होगी जब बॉर्डर का मसला सॉल्व होगा, ये पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेप ये है कि आपको कुछ भी करके सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ब्रेन ड्रेन को रोकना है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप काम करते हैं, मैं काम करता हूं, आप सरकार को टैक्स पे करते हैं, मैं सरकार को टैक्स पे करता हूं, आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से आईआईटी में विद्यार्थी पढ़ते हैं, आईआईटी में विद्यार्थी पढ़ने के बाद अमेरिका चले जाते हैं, आपको और मेरे को क्या फायदा मिला? बिल्कुल। हम यहाँ पर इनको क्या फ्री की एजुकेशन खैरात बांटने आए हैं इन लोगों को? आप ये रूल क्यों नहीं बनाते कि यदि कोई व्यक्ति आईआईटी और आईआईएम से अगर पढ़ रहा है तो 5 साल उसके बाद उसको भारत में ही काम करना पड़ेगा, ये बॉन्ड साइन करवाइए। आप बेसिकली टैक्स पेयर का पैसा लेके आप अमेरिका जैसे देश का फायदा करवा रहे हैं। हाँ। और उसके बाद उसको सेलिब्रेट भी करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मतलब मुझे इस बात से शर्म आती है कि हमारे देश को अपने मुंह पे चांटा मारना चाहिए ये बात सोच के कि जब आप ट्विटर पे इतने खुश होते हैं कि देखिए एक अमेरिकन कंपनी का सीईओ एक भारतीय बना, तुम शर्म से अपने मुंह को काला करो उस समय। हाँ। कि वो व्यक्ति वहां जाके उस कंपनी का सीईओ बन रहा है। तुम्हें इस बात से शर्म नहीं आई कि वो तुम्हारे देश में रुककर तुम्हारी कंपनी क्यों नहीं बनाई उसने? यहां पर हम कांग्रेचुलेटरी नोट्स लिख रहे हैं उसको लेके। ये देश का हाल है हमारे। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि हमारी मानसिकता कभी इवॉल्व ही नहीं हुई है। हम वो गुलामी की मानसिकता में ही पड़े रहे हैं कि नहीं हम किसी के दूसरे के गुलाम बने रहेंगे। हमें उस माइंडसेट से ही बाहर आने की अभी तक सोच नहीं आई। हाँ। और बल्कि ये मुझे भी इस बात पर बड़ी हैरानी और तरस भी आता है जब अमेरिका कहता है कि वो भारत की जो स्किल्ड जो फोर्स है उसको अगर इस लेवल का कोई वीजा नहीं देगा तो सरकार कहती है नहीं हम देखते हैं कैसे नहीं था। मैं कई बार सोचता हूँ सरकारें ये क्यों नहीं सोचते कि वो किस चीज के लिए लड़ रही है। सरकारें सवाल एक क्यों नहीं उठा रही कि भैया तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तुम यहीं पर, तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि हमने वो अपॉर्चुनिटी का इकोसिस्टम कभी क्रिएट ही नहीं किया। जब आप अपने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी का इकोसिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक एक एंटरप्रेन्योर जो व्यक्ति है जब तक उसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि नहीं यार मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं भारत में रह के भारत को भी इंप्रूव कर सकता हूँ और इस देश को कंट्रीब्यूट करके इस देश का भला कर सकता हूँ, तब तक ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि मेडिकल स्टूडेंट्स को आप बॉन्ड साइन कराते हैं कि रूरल सर्विस करनी पड़ेगी आपको अपने एमबीबीएस के दौरान, नहीं तो आपसे पैसा लिया जाएगा 15 लाख 10 लाख रुपए जो भी होता है। बिल्कुल।
लेकिन ये चीज IIT IIM में नहीं है। आप टैक्स पे कर करके उन जैसे लोगों को, वहां गधों को पढ़ाइए और वो बाहर जाके गुलामीगिरी करेंगे इन लोगों की, और फिर आप बैठ के रोते रहिए कि हम तो आत्मनिर्भर बन नहीं पाए। क्यों नहीं करते? मतलब ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। आज तक सरकार ने पिछले 10 साल में एक बिल लाके ये इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन पवनीत भाई, ये तो सोच कहीं भी नहीं। अगर मैं फिर से दोबारा इंटरनल सिक्योरिटी पर आऊं कि जब पहलगाम का हादसा हुआ, पहला सवाल हमारे सामने आया कि किन लोगों ने हमला किया। अगर हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान से लोग आए, तो फिर सवाल है कि कैसे आ गए। फिर कुछ देर बाद हम ये सोच देखते हैं कि यार, पाकिस्तान से इतनी जो महिलाएं यहाँ पर आई जिन्होंने यहाँ के लोगों से शादी की, और वो सालों साल से यहाँ रह रही हैं बिना यहाँ की सिटीजनशिप ली, और पाकिस्तान की वो भी नागरिक हैं, और हजारों महिलाएं, 2-4 नहीं हजारों महिलाएं ऐसी हैं, मतलब उससे पहले किसी को होश नहीं था। फिर पता चलता है कि देश में 15-20 जासूस पकड़े गए जो पाकिस्तान की वो कर रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि इस तरह के और भी इशू होते हैं। वेस्ट बंगाल में भी इस तरह का एक इशू हुआ। तो और जैसा मैंने कहा कि 70% देश में जो मोबाइल है वो चाइनीज मोबाइल हम यूज करते हैं। हमने इजराइल के केस में देखा था कि उन्होंने किस तरह से पेजर धमाके किए। तो जब 70% मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी मोबाइल यूज कर रहे होंगे, और बहुत आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन चाइना भी अपनी तरह से ले सकता है। ये सारी चीजें क्या इंटरनल सिक्योरिटी के लेवल पे हम सोचते नहीं है जब तक कोई हादसा ना हो जाए? नहीं, हमारा, मैंने आपको फिर वही बोला, हमारा अभी भी सोच केवल एक ही पॉइंट पे चलता है, वी विल रिएक्ट। हम इजराइल की तरह प्रीएम्प्ट नहीं करते। आप इस चीज को सोचिए कि जो इजराइल ने पेजर अटैक किया, आपको क्या लगता है कि वो उसने 2023 में जब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ, उसके बाद ये प्लानिंग करी? तो जब शिपमेंट गई थी वहां पर, तब पिछले 10 साल से काम कर रहा है इस चीज को लेकर। उसको ये पता है कि अगर हिजबुल्लाह के पास पेजर है, पेजर का प्रयोग वो कर रहा है, इस पेजर के पुर्जे कहां से आ रहे हैं, वो पिछले 10 साल से इन चीजों को मैप कर रहा है। हम वो नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हम इस माइंडसेट में नहीं आएंगे कि हमारे एडवर्सरी, यानी कि जो हमारा वैरी है, कि वो किस प्रकार की चीजों का प्रयोग कर रहा है, तब तक हम उसको काउंटर नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश को। लेकिन पाकिस्तान में अभी जो कुछ हो रहा है, अननोन मैन किलिंग कर रहा है, आपको लग रहा है कि वही प्रेम्प्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, वो एक पॉइंट पर ये चीज तो पाकिस्तान में होनी ही थी, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत लंबे समय से ये बात भारत बोलता आया है, अलग अलग तरीकों से, चाहे पहले डोजियर दे दे के और फिर डायरेक्टली बात कर करके, कि आप ये टेररिज्म की सेंचुरी को बंद कीजिए। ठीक है। लेकिन जब उसने इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया, तो इसके सिवाय फिर कोई और वैकल्पिक तौर पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज तो होगी। और आज कंसिडरिंग की जो एक जूनियर लेवल की लीडरशिप इन तंजीमों की, मिडिल लेवल की लीडरशिप इन तंजीमों की क्योंकि ऑलमोस्ट निपट गई है, अब केवल सिर्फ सीनियर लीडरशिप्स ही बची हैं। तो यहां पर डीकैपेसिटेशन जो इन लोगों का और संगठनों का हो रहा है, वो इस प्रकार से चल रहा है कि आने वाले समय में ये वाइप आउट होंगी। पर यहां पर एक चीज हमें ये समझनी है, आप लश्कर तैयबा के संगठन में सबको मार दीजिए, आप हाफिज सईद को भी मार दीजिए, क्या लश्कर तैयबा दोबारा रीओरिएंट करके, रीइन्वेंट करके नहीं आएगी? बिल्कुल आएगा। ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद क्या अलकायदा खत्म हो गया था? नहीं हुआ ना। आपको ये चीज समझनी है कि आप आदमी मार सकते हैं, एक विचार को नहीं मार सकते। बिल्कुल। आपको यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। विचारधारा की लड़ाई का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि पाकिस्तान इन तंजीमों का सपोर्ट जो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। लोग कहते हैं वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको वो भारत के खिलाफ प्रयोग करना चाहता है। नहीं, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया है, उसको ये पता है कि ये न्यूक्लियर वेपन मेरी अम्ब्रेला है, छत्र छाया है, शील्ड है, इसकी आड़ में मैं बेसिकली इन संगठनों को सपोर्ट करूंगा। अब प्रीएम्प्टिव जो आपने बात करी, वो ये है कि क्या भारत आज की डेट में ये सोच रहा है कि अगले 3 साल के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा? क्योंकि आप एक चीज को समझिए, आपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स तबाह कर दिए। तबाह करने का मतलब ये नहीं कि आपके फोड़ देना है उनको, आप उनको मेलवेयर के थ्रू इस प्रकार से मेल फंक्शन कर दीजिए कि वो चले ही ना। हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पे कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप उनसे सीखिए उन्होंने कैसे किया। और आज की डेट में किताबें लिखी हुई हैं मोसाद के अधिकारियों ने कि क्या क्या चीजें हुई हैं। और क्या भारत की सरकार को मोसाद के अधिकारियों से एक्सेस नहीं है? सबसे हाईएस्ट लेवल पर एक्सेस है। लेकिन अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में जब ये चीज एक बहुत ही एविडेंट हो गई, साफ हो गई कि अगर यूएस का कोई प्रेशर पड़ेगा तो कैसी भी सिचुएशन में भारत आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको लग रहा है कि भारत फिर उस कदम की सोच भी सकता है? देखिए, क्योंकि एक चीज तय है, आप ये चीज को याद रखिएगा कि अमेरिका के हित में ये पॉइंट है कि भारत का पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ मसला कभी हल ना हो। बिल्कुल। क्योंकि जिस दिन भारत और पाकिस्तान के मसले खत्म हो जाते हैं, या जिस दिन भारत और चीन के मसले खत्म हो जाते हैं, अमेरिका का धंधा खत्म हो जाता है। अमेरिका एक ऐसा व्यापारी है कि वो ऐसा लाला है जिसकी दुकान पे अगर मान लीजिए उसको डल्ले के अंदर रोज के रोज 1 लाख रुपया कैश ना मिला, तो वो रात को पागल हो जाएगा शराब पी पी के। अमेरिका का वो हालात है।
तो उसके माइंडसेट को समझिए। उसके हित में है कि इन दोनों की प्रॉब्लम परपेचुअली रहे, उसके हित में है कि उनकी ये प्रॉब्लम चाइना और इंडिया के बीच में परपेचुअली रहे, उसके हित में है कि रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम में परपेचुअली चलाता रहूं। 1990 से लेकर आज तक रशिया और यूक्रेन के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि वो इश्यूज चलेंगे, इसी रीजन से यूरोप उसका सामान खरीदेगा। अगर यूरोप एकजुट होकर इतनी दिमाग लगाकर ये चीज बोल दे रशिया के साथ कि हमें अमेरिका तुम दूर रहो, तुम्हारा कोई लेन देन नहीं यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में, हमारी टेरिटरी के पास है यूक्रेन, हमारी टेरिटरी के सामने रशिया, हम अपने आप जाके बात करेंगे, अमेरिका पागल हो जाएगा। तो मैं फिर वही कह रहा हूं, आपको ये चीज समझनी है कि सर अमेरिका इस समय विश्व का सबसे बड़ा नाग है। उस नाग का जब तक विनाश नहीं होगा तब तक पूरे विश्व में शांति नहीं आ सकती। सबसे बड़ा अशांति का केंद्र अगर कोई है तो वो अमेरिका है। तो आपको लग रहा है कि जो भी कुछ रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में हुआ उसके बाद अमेरिका का जो रवैया था, भारत अपनी यूएस की पॉलिसी को लेकर एक रीथिंक कर रहा है, वो नजर आ रहा है आपको? मुझे नहीं लगता नजर आ रहा, क्योंकि हमारा वो गुलामगिरी का माइंडसेट जो अमेरिका को लेके है कि हम आपके दलाल बने रहेंगे, मुझे नहीं लगता हम उससे बाहर कभी आ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर फिर मैंने आपको वही बताया कि एक बहुत बड़े डीप स्टेट का रोल है जो चाहता ही नहीं है कि हम अमेरिका से रिश्ते तोड़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे उनके अपने पर्सनल रीजंस भी हैं, चाहे वो अपने फैमिली के सेटलमेंट के हों जैसा मैंने बताया, या किकबैक्स के हों जो डिफेंस डील्स में मिलते हैं। तो हम कभी उस नजरिए की ओर नहीं जा सकते। ये इंडिया में डीप स्टेट कैसे काम करता है? जो यूएस एड की बात भी आई थी 20-22 मिलियन डॉलर के आसपास लास्ट इलेक्शन में, वो क्या लगता है आपको, किस तरह के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे काम करता है? इंडिया का डीप स्टेट, यूएस का डीप स्टेट इंडिया में कैसे काम करता है? यूएस का डीप स्टेट इंडिया में इस तरीके से काम करता है कि उसने इस डीप स्टेट को क्रिएट किया है, सपोर्ट किया है, नर्चर किया है। आज की डेट में जितनी भारत की ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग होती है, आज की डेट में वो ट्रेनिंग के लिए हम अमेरिका अपने अधिकारियों को भेजते हैं। क्यों? आपके पास क्या अपने टेक्स्ट नहीं थे या अपने संस्थान नहीं थे कि जहां पर आप उनको भेजें? चाइना तो ऐसा नहीं करता। चाइना तो नहीं करता, लेकिन आज की डेट में हमारे यहाँ पर एक आईएएस ज्वाइंट सेक्रेटरी ये बड़ा पावरफुली बोस्ट ऑफ करता है कि भाई मैं तो हार्वर्ड से पढ़ के आया हूँ। क्या पढ़ के आए हो तुम हार्वर्ड से? और अगर पढ़ के भी आए हो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, तो तुमने कौन सा देश का भला कर दिया? तुम बल्कि हार्वर्ड जाकर अपने बेटा बेटी के लिए वहां पर एडजस्टमेंट प्लान बनाकर आ गए, क्योंकि तुम्हारा बच्चा इवेंचुअली फिर वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में काम करेगा। आप ऑब्जर्व कर लीजिए हर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का, बिल्कुल, कि क्यों उनके बच्चे सारे अमेरिका या अमेरिका के फंडेड संस्थाओं में ही काम करते हैं। कभी आपने देखा कि भारत के अंदर किसी एक आईएएस ऑफिसर का बच्चा जो है स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ लग के बाथरूम का वो कंस्ट्रक्शन करा रहा है? वो नहीं होगा। बहुत कड़वी बात कही, कड़वी बात है। तो ये जो डीप स्टेट है ना सर, ये डीप स्टेट कभी ये चीज होने नहीं देगा। तो आपको लग रहा है कि भारत के अंदर जो लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके बच्चे या वो खुद यूएस में रहे, उनका जो माइंडसेट है वो भी इतना प्रो यूएस की, उस वजह से हम अपने लेवल पे कुछ सोच नहीं पा रहे। नहीं, इट इज नॉट अबाउट कि उनका कोई माइंडसेट प्रो यूएस है। उनका हित है कि हमें अमेरिका के साथ रिश्ते खराब नहीं करने, क्योंकि उससे हमारे एजेंडास खुद के पर्सनल जो है वो खराब होते हैं। ये समस्या है। पवनी जी, आपकी सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस कंट्री में राष्ट्रबोध नहीं है। ये यूं कहूं कि देश से प्यार या दूर का कोई विजन नहीं है। हर आदमी इतने छोटे छोटे स्वार्थों में शामिल है कि अगर एक अधिकारी है तो उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा करप्शन करके अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बना लूं, नेता को लगता है कि मैं इतना काम करके इस फ्रीबीज दे के अगला चुनाव जीत लूं। अगर इतने छोटे लेवल पे बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं तो फिर उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, एक देश के तौर पर कैरेक्टर बनाना या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, वो सारी चीजें कहां से आएंगी? नहीं आएंगी सर, क्योंकि जब तक हम लोग, मैंने फिर वही बात बोली आपको कि इन छोटे छोटे मुद्दों से उभर कर ऊपर आके एक राष्ट्रीय हित में सोचने के कार्य को नहीं करेंगे, तब तक हम इस चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। पहली बात। दूसरी बात यह है, आज आपके पास सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया में जहां पर एक मोरालिटी और एथिक्स का डिबेट चलाया जा सकता है, लोगों को जागरूक बनाया जा सकता है कि जिसके तहत हम एक देश के प्रगति के लिए काम करें, वो काम नहीं हो पा रहा है। मुझे इस बात का कितना सोच के दुख होता है कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर कई लोग भारत के लेट से मंदिरों का इतिहास, गुरुद्वारों का इतिहास, जगहों का इतिहास, ये सब बता रहे हैं। वो आपको भारत के बारे में जागरूक कर रहे हैं, भारत की संस्कृति बता रहे हैं, और उन चैनल्स को ना कोई समर्थन मिलता है, ना कोई सपोर्ट मिलता है, ना लोग उनको ज्यादा देखते हैं और सरकार उनको भाव नहीं देती है। लेकिन कोई 2 कौड़ी का यूट्यूबर जो अश्लील बातें करता है, जो इस प्रकार की बातें करता है, जो इस समाज की सोच के खिलाफ है, उस बंदे के पॉडकास्ट में जाकर भारत का पूरा मंत्रिमंडल बैठा होता है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से माँ बाप का फर्ज होता है कि वो बच्चों में नजर रखे कि वो क्या खा रहा है, क्या देख रहा है, उसी तरह एक स्टेट का भी फर्ज है कि वो देखे कि उसका जो यूथ है, क्योंकि स्टेट तो अपने यूथ के लिए माँ बाप ही हुई ना, कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है।
भले ही वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो क्या कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है तो क्या खा रहा है। हम देखते हैं कि इतने सारे चिप्स हैं, इस तरह के जंक फूड है जो सीधे सीधे कैंसर जिनसे होता है, लेकिन वो बाजार में अगर बिक रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही हैं, फिर भी स्टेट उस पर कुछ नहीं कर रहा। देखिए, जब स्टेट ने कोशिश भी करी तो उसका मजाक उड़ाया गया। आप एक चीज को देखिए कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि जो है रामायण का जो है पोर्ट्रे कराया जाएगा टीवी पे, लोगों को रामायण दिखाई जाएगी। रामायण दिखाई भी गई, लोगों ने देखी भी, बड़ी दिलचस्पी से देखी, खुशी से देखी, लेकिन एक वर्ग था जिसको जलन बहुत हुई कि ये क्या मतलब है, रामायण दिखाई जा रही है। नहीं तो क्या दिखाएं? आप क्या चाहते हैं कि गांधी की डांडी मार्च दिखा दें? हो गया, खत्म हो गया वो गांधी वाला एरा, खत्म हो गया, भूल जाओ उसको, अब लाइफ को आगे बढ़ो। लेकिन यहां पर फिर वही बात है कि कोई कंसेंसस नहीं है हमारे पास। आप अगर इस हित में काम करेंगे तो आपको नीचा दिखाया जाएगा। आज की डेट में यदि कोई व्यक्ति धार्मिक तरीके से पाठ पूजा करता है, या मान लीजिए टीका लगाकर, या कोई उस प्रकार का जो एक रिलीजियस सिंबल है उसको यूज करके मान लीजिए पब्लिक के सामने आता है, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि तुम तो बहुत ज्यादा धार्मिक आदमी हो, मॉडर्न नहीं हो। धार्मिक और मॉडर्निटी का क्या रिलेशनशिप है? मतलब हमें हमारी अपनी आस्था में शर्मिंदगी है। हाँ, तो यहां पर ये चीज हमें समझनी है। अनफॉर्चुनेटली भारत का जब आप पूरा इतिहास पढ़ते हो, प्राचीन काल से लेकर आज तक, जितने भी भारत के राजा महाराजा रहे, उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखा है। वो प्रजा का ध्यान रखने से, प्रजा के वेलफेयर से ही हम अपने इस इतिहास को और एक सिविलाइजेशनल जर्नी को सपोर्ट और सस्टेन कर पाए आज तक। आज हमें उस चीज में शर्म आती है वो करने। कंटेंट का मॉडरेशन भारत में क्यों नहीं होता? हाँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे भारत की सरकार की तरफ से एक संसद टीवी करके एक चैनल है, जो कि बहुत प्रसिद्ध चैनल है, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है। आप एक धार्मिक एजुकेशन को लेके चैनल क्यों नहीं बनाते? तो ये चीज जब तक हमें कॉन्शियस लेवल पर नीति बनाकर डिसीजन नहीं लेंगे कि नहीं हमें अब ये देश के हित में करना है, चाहे जितना मर्जी ऑपोजिशन हो इसको लेके हम ये करेंगे, तब तक चीज आगे नहीं बढ़ेगी। आप कह रहे हैं कि देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स है। बिल्कुल। उस ह्यूमन रिसोर्स को कैसे नर्चर करना है, कैसे उसे बुरी चीजों से बचाना है या उसे अच्छी चीजों का एक्सपोजर देना है, ये काम स्टेट का है, सरकार का है, और शायद वो उतना ठीक से नहीं हो रहा। स्टेट, सरकार और घर, ये तीनों चीजों को काम करना पड़ेगा। घर में माँ बाप के पास आज की डेट में समय नहीं है देखने के लिए कि बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है आपका इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या आज की डेट में फेसबुक पे या यूट्यूब पे। लेकिन बहुत सारे देशों ने अपनी जो स्टेट पॉलिसी बनाई है ना कि बच्चे कितनी देर तक इंटरनेट यूज करेंगे, कितनी देर मोबाइल देखेंगे, या मोबाइल देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो फ्री फॉर ऑल वाला मामला लगता है। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए सर, आप नीति बना लीजिए कि कितना देखेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है जब तक माँ बाप खुद इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि बच्चा क्या देखेगा। आज की डेट में माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है। माताजी को तो सिर्फ जो है अपने बाल गोल्डन करा के किट्टी पार्टी में जाना और वहां से इंस्टाग्राम पे फोटो खाने की अपलोड करनी है, और पिताजी को पूरा 5 दिन जो है काम करना है और सैटरडे को गुड़गांव के डीएलएफ में जाकर जो है साइबर सिटी में 63 रुपए की किंगफिशर पीनी है। तो जब तक हम इस माइंडसेट से ही बाहर नहीं आएंगे, और संडे को जो है बच्चे को ले जाकर मूवी दिखा दी, मॉल घुमा दिया, जूते दिलवा दिए, ये जिंदगी चल रही है लोगों की। तो इसमें परवरिश कहाँ गई सर पूरी? कितने घरों में आप भी आज की डेट में सर जानते हैं कि बच्चों को पाल कौन रहा है? नैनी। तो आपने बच्चा पैदा ही क्यों किया यार? जब आपको नैनी ने पालना था तो आप बच्चा काहे पैदा किए? आप अपनी जिंदगी में अगर इतने व्यस्त थे तो आप किसी दूसरे की जिंदगी कैसे खराब कर रहे हैं? आपको ये हक किसने दिया? तो ये जो कॉन्शियस थिंकिंग वाली बात है ना कि भाई 25-26 साल की उम्र में बस लड़का लड़की का विवाह कर दो, अरे वो शरीर से उगे नहीं, मानसिक तौर से उगे नहीं, कुछ जीवन में सेविंग नहीं करी, कमाई नहीं करी, धक्के नहीं खाए, शादी कर दो, बच्चे कर दो, घर ले लो ईएमआई पे, मोबाइल ले लो ईएमआई पे, कार ले लो ईएमआई पे, उसके बाद 25 साल ईएमआई चुकाते रहो। सर ये माइंडसेट देश को तोड़ रहा है। लेकिन आपको क्या इन चीजों में कुछ बदलाव होता दिख रहा है? सपोज अगर मैं इसी पर दोबारा लौट कर हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत जैसा इतना बड़ा देश वो इजराइल से ड्रोन ले लेता है, रशिया से कोई टेक्निक लेता है, छोटे छोटे देश खुद की चीजें बना रहे हैं। हमारे यहाँ डीआरडीओ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ वक्त पहले मैंने सुना था शायद वो टूथपेस्ट बनाता था। बिल्कुल, डीआरडीओ टूथपेस्ट बना रहा है, मच्छर मारने की दवाई बना रहा है, आर्मी अफसर अधिकारियों के लिए जूते बना रहा है, डेंटल इम्प्लांट बना रहा है जो आर्मी हॉस्पिटल में डेंटल रिलीफ के तहत आपको जो है वो मिले। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए, जिस देश के साइंस इतनी तरक्की कर चुके हैं कि मार्स तक जा सकते हैं, मून के डार्कर साइड पे जा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर डीआरडीओ उस तरह के उन्नत हथियार नहीं बना सकता? क्या पॉलिटिकल विल की कमी है? विजन की कमी है। कभी हमने ये चीज सोची नहीं कि डीआरडीओ ये चीज कर सकता है। ये कब तक होता था जो आप पेस्ट बनाने की बात कर रहे हैं? और बाकी ये सब तो लगभग 1990 के दशक तक होता था। 1990 के दशक के बाद धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये डीआरडीओ कर क्या रहा है। भाई दूसरे देश के जितने भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उनकी डिफेंस प्रोडक्शन रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आज की डेट में तरक्कियां इसलिए कर रही हैं, उनको खुली छूट दी गई है। आप मुझे एक सिंपल बात बताइए, हमारे देश में इसरो जो है
सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है, स्पेस प्रोग्राम चलाती है, वो इतनी सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उसको कंप्लीट लिबर्टी दे दी गई कि आप डिसाइड कीजिए, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये चीज अगर आप डीआरडीओ को 50 साल पहले बोल देते ना कि आप डिसाइड कीजिए कि देश के लिए एंगेज कीजिए, आर्मी के साथ बैठकर बात कीजिए उनसे कि क्या करना है, उनकी डिमांड पूरी कीजिए और उसके साथ मिलकर काम कीजिए, तो आज डीआरडीओ ऐसा होता कि हम इसराइल को एक्सपोर्ट कर रहे होते और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे होते। अभी आपको अर्जेंसी दिख रही है उसमें? बिल्कुल है, ये तो करने की आवश्यकता है। मनोहर पारिकर जब डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उन्होंने इस पॉलिसी को अंडू किया है कि डीआरडीओ वो काम करेगी जो सरकार नहीं बताएगी, जो आर्मी बताएगी, आर्म्ड फोर्सेस बताएंगी। तो ये जो डीआरडीओ का रीओरिएंटेशन हुआ, इसको अब रिजल्ट देने में आपको 3 से 4 डेकेड्स का वेट करना पड़ेगा। जैसे अब कल ही हम खबरें थी कि 5th जनरेशन जो है फाइटर जेट, उस पर इंडिया काम कर रहा है, 2036 तक शायद शामिल हो जाएगा। लेकिन मेरा जैसा आदमी सोचता है कि रशिया हो, यूएस हो, चाइना हो, जो ऑलरेडी जिनके पास 5th जनरेशन है, और 6th जनरेशन की भी बात चल रही है, कुछ कंट्री सीधा उस पर भी काम कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो यूरोपियन कंट्रीज कुछ है, उनका ग्रुप है जो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है, जी पैक, जिसमें जापान है, यूके है, इटली है, ये भी काम कर रहे हैं 5th जनरेशन पर, ये 6th जनरेशन पर। तो आपको नहीं लग रहा कि ऐसी रेस में हम दौड़ रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हम काफी 10-15 साल पीछे हैं? बिल्कुल है, बट वही बात है कि हमने अभी तक इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि क्या हमारे को 5th या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, या आज की डेट में हमारे जो थ्रेट परसेप्शन है, हमारी रिक्वायरमेंट अलग है। मैं फिर आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि पाकिस्तान जैसे देश को टैकल करना है, आप कहते हैं कि नहीं अब हमारे को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, आप कहते हैं कि नहीं हमारे को F-35 लेना होगा, हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने होंगे, सब कुछ है। पर आप एक चीज को सोच नहीं रहे हैं जो फंडामेंटल इशू है। पाकिस्तान जिहाद कर रहा है न्यूक्लियर वेपन की आड़ में। आप अगर उस न्यूक्लियर आर्सेनल की कमांड अथॉरिटी को डिसमेंटल कर दें, उसकी जिहाद की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, जिसके लिए आपको ना तो F-35, ना 5th जनरेशन, ना 6th जनरेशन लेना है। तो आपको काम कोवर्ट लेवल पर ज्यादा करना है। ये जो कोवर्ट लेवल का होमवर्क है, वो चीज हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो चीज करने के लिए आपको अपनी कोवर्ट कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और वो कोवर्ट कैपेबिलिटी तब बढ़ेगी जब उसके लिए हम सोचेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, वो कोवर्ट कैपेबिलिटी में काम सारा हमारा होगा। भारत की RNAW बैठ के ये चीज को सोचेगी कैसे काम करना है। अब उसको काम करना होगा इस चीज में, तो बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे नेताओं के जो पाले हुए दलाल होंगे, जिनका धंधा इस चीज से चल रहा है कि भैया जेट खरीद लो, जेट का इंजन खरीद लो, इसके पंखे खरीद लो, गरारी खरीद लो, पहिया खरीद लो, वो धंधा का गेम खत्म हो जाएगा ना। मैं फिर वही बोलूंगा, घूम फिर के वी आर बैक टू द सेम प्रॉब्लम कि व्यापार ज्यादा मैटर करता है या देश का हित मैटर करता है। सर, पाकिस्तान जैसे देश को टैकल करने के लिए उसकी न्यूक्लियर अथॉरिटी को टारगेट कीजिए। चाइना जैसे देश को टैकल करने के लिए आपको आज की डेट में एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और वो सब नहीं बनाना है। चाइना का वीकनेस और वल्नरेबिलिटी समझिए। चाइना की वल्नरेबिलिटी है जिनजियांग, उइगर मुस्लिम। चाइना को ये बात पता है कि जिनजियांग प्रोविंस, प्रांत जो उसका है, जहां उइगर मुसलमान रहते हैं, जिसका कल्चरल जिनोसाइड उसने किया है, अगर ये लोग रेस्टिव हो गए, रिबेल करने लग गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और जिनजियांग चाइना के लिए इसलिए मैटर नहीं करता कि वहां पर मुसलमान रहते हैं, इसलिए मैटर करता है क्योंकि जिनजियांग में लोपनूर जगह है। लोपनूर उसकी वो जगह है जहां पर सारी चाइना की न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है। तो चाइना की वो वल्नरेबिलिटी है। आप उस वल्नरेबिलिटी को सोचिए कि कैसे टैकल करना है। तुर्की है, तुर्की की वल्नरेबिलिटी है। तुर्की आज की डेट में किसी से नहीं डरता, वो ड्रोन दे रहा है, ये दे रहा है। आप कहोगे कि नहीं हम इसके ड्रोन डिसमेंटल करेंगे, गलत अप्रोच है सर। तुर्की की वल्नरेबिलिटी एक शब्द है जो इसकी वजह से तुर्की रात सो नहीं पाता, वो है कुर्दिस्तान। आप क्यों नहीं इराक, सीरिया, इन सारे कुर्दिश लोगों को एकजुट करके एक कुर्दिश ब्रदरहुड क्रिएट करते? तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये जो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने का कार्य है कि कौन से देश की क्या वल्नरेबिलिटी, यहां पर इंटेलिजेंस काम करती है, डिफेंस नहीं। और डिफेंस जब तक दूर हो जाएगी तो बहुत सारे नेताओं का धंधा टूट जाएगा। तो ये नेता जो है ये नहीं चाहेंगे कि भैया डिफेंस जो है उसका धंधा टूटे और इंटेलिजेंस कार्य करे। ये डिफेंस और इंटेलिजेंस इक्विलिब्रियम भारत में हमेशा से डिस्टर्ब रहा है। तब कहने की यहाँ बात कैपेबिलिटी की नहीं, इंटेंट की बात। कैपेबिलिटी और इंटेंट और विजन की आप चाहते क्या है? आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमें सिर्फ आने वाले समय में अपने नए नए वेपन्स का प्रयोग करके, नए नए एयर डिफेंस का प्रयोग करके उसको रोकना है, या वंस एंड फॉर ऑल वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है 3 साल के अंदर अंदर। क्योंकि अगर ईरान के पूरे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इजराइल 3 साल में निपटा सकता है, तो पाकिस्तान जैसे देश को निपटाने के लिए केवल 3-4 साल से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड ये इंटेंट विजन अगर दे दिया जाए RNAW को, वो कर दिखा सकती है। सर, RNAW 1968 में पैदा हुई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो 1968 में पैदा हुई, 3 साल के बाद 1971 में अगर वो एजेंसी एक इंडिपेंडेंट कंट्री वर्ल्ड में क्रिएट कर सकती है, तो आप ये सोचिए कि सर 50 साल में वो क्या कर सकती है।
आप भरोसा तो करके देखिए उस पर। तो आपको लग रहा है उस पर भरोसा अभी भी नहीं है या है, बड़ा है? भरोसा है पर काम करने की फ्रीडम नहीं है, क्योंकि फिर वही बात है कि यहाँ पर एक लॉबी है, एक Vested डीप interest स्टेट है है, लोगों वेस्टेड का। इंटरेस्ट है जो नहीं चाहेंगे कि वो हो। एक 3 साल की मात्र संस्था अगर एक विश्व में देश पैदा कर सकती है सर, तो वो एक 50 साल पुरानी संस्था आज की डेट में, भरोसा कीजिए, वो इन जैसे देशों को 2 मिनट में खत्म कर सकती है। उसको करने दीजिए काम। यहीं पर आपने जो बात की कि 3 साल में एक देश पैदा कर सकती है, लोग तो पाकिस्तान से उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक और डिलीवरी करेगा। आपको लग रहा है भारत वो डिलीवरी करवाने में नर्स का रोल अदा करेगा? फिर वही बात है कि देखिए समस्या यहाँ पर वही है कि क्या हम वो चीज चाहते हैं। क्योंकि आज वो सिंधु देश चाहो आप, या खैबर पख्तूनवा चाहो आप, या आज की डेट में बलूचिस्तान चाहो, आपके लिए हर चीज मैनेजेबल है। और आप में क्या वो इंटेंट है करने का? क्या लग रहा है आपको, इंटेंट दिख रहा है? मुझे संभव नहीं लगता। बलूच नेता तो बेचारा चिल्ला चिल्ला के टीवी पर, ट्विटर पर कहते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान का 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा था तब उन्होंने कहा था आप आगे बढ़ो, ये फ्रंट हम देख लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान तो बहुत इल्जाम लगाता है, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई तब भी उसने भारत का नाम लिया। कल भी मैंने सुना कुछ ऑपरेशन हुए हैं बलूचिस्तान के उस एरिया में, और पाकिस्तान मीडिया क्लेम ये कर रहा है कि इंडियन एजेंट्स उन पर हमने अटैक किया। देखिए पाकिस्तान में जो ये उसकी अप्रोच और रवैया है कि कोई समस्या हो जाए और उस समस्या का ब्लेम वो भारत पे डालता है, मैं कहूंगा ये हमारे लिए अच्छा भी है। कम से कम उसको खौफ है हमारा। क्योंकि पाकिस्तान की समस्या ये है कि भाई आज बारिश हो गई, ये भारत की रॉ ने कराई है, आज जो है बिजली कट गई, ये रॉ ने काटी होगी। तो अच्छी बात है, अगर उनको ये डर है हमारे बारे में तो ये डर रहना चाहिए। पर बात ये है कि आप उसको इस लेवल पर लेके आइए, उस एजेंसी को, उसको एक फ्रीडम दे दीजिए। और आज की डेट में जो इस समय रॉ के जो चीफ हैं, जिनका नाम रवि सिन्हा है, वो एक हार्डकोर ऑपरेशंस वाले आदमी हैं। उनका टैलेंट यूटिलाइज कीजिए, उनका स्किल यूटिलाइज कीजिए। तो मैं वो बलूचिस्तान वाली जो बात कर रहा था, आपको क्या लग रहा है बलूचिस्तान में भारत किस तरह का रोल निभा सकता है? देखिए बलूचिस्तान में सबसे बड़ा रोल जो निभाना है वो ये है कि इस समय वहां पर आप एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के थ्रू उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते। अभी वो परिस्थिति नहीं है। वहां पर 2 समस्याएं थी। पहली समस्या ये थी कि पिछले लगभग 30-40 साल में बलूचिस्तान में जितने रिबेल ग्रुप्स थे वो बहुत सारे बटे हुए थे। तो एक बलूच लिबरेशन आर्मी थी, एक बलूच रिपब्लिकन आर्मी थी, एक यूनाइटेड बलूच आर्मी थी, इस तरह की। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि इन सारों को यूनाइट करके पहली बात तो एक बलोच राजी अजोई सांगर बना है। तो ये एक पहला पॉजिटिव कदम है। ठीक है, कि अब जितने भी रिबेल ग्रुप्स फाइटिंग वाले थे वो सारे एक छत्र छाया में आ गए। दूसरी बात, अब जो एक दूसरा पॉजिटिव फैक्टर ये हुआ है कि जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान तालिबान के नाम से जानी जाती है, वो अलकायदा का ऑफशूट है। वो ये चाहती है कि मैं पाकिस्तान आर्मी से बदला लूं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने अलकायदा के ओसामा बिन लादेन को मरवाने में रोल अदा किया था। तो तरीके तालिबान पाकिस्तान की तबाही चाहती है। पाकिस्तान की तबाही चाहने वाला तरीके तालिबान पाकिस्तान आज बलोच राजी अजोई सांगर के साथ हाथ जोड़ के मिल चुका है। बिल्कुल। तो अगर टीटीपी जो कि एक मिलिट्री यूनिट है, इसके साथ साथ बलोच राजी अजोई सांगर जो कि एक वहां का नेटिव यूनिट है, अगर ये दोनों मिल चुके हैं तो कार्य उस प्रगति में है। पर इसको अभी अनफोल्ड होने में कई दशक और लगेंगे, क्योंकि ये चीज इमीडिएट नहीं हो सकती। क्योंकि जो चीज अभी भी हुई है उसको होने में भी कई दशक लगे। तो यहाँ गेम एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस का है। बिल्कुल। हमने टीटीपी का जिक्र किया। पब्लिक जी, ये बताइए कि अभी जो सीपैक में तालिबान को भी शामिल किया है चीन ने, अफगानिस्तान को भी शामिल किया है, तालिबान के नेता भी वहां चीन में गए थे, तालिबान का खुद का होल्ड टीटीपी पर कितना है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस नज़र से भी देख रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान को भी सीपैक में शामिल किया जाता है तो शायद उसके थ्रू जो टीटीपी भी पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा में कर रहा है या बलूचिस्तान में भी कर रहा है, तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। कितना होल्ड है तालिबान का टीटीपी पर, या इसका बिल्कुल इंटेंट या पर्पज अलग है? नहीं, देखिए तालिबान और टीटीपी का एक दूसरे के ऊपर होल्ड नहीं है। एक दूसरे के साथ ऐसा है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। पहली बात, तालिबान बिना टीटीपी के ऑपरेट नहीं कर सकती, टीटीपी बिना तालिबान के ऑपरेट नहीं कर सकती। ठीक है, वो एक दूसरे की बैक है। दूसरी बात यह है कि जो अभी डील हुई चाइना के बीच में और तालिबान के बीच में, उस डील में सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने की यह है कि तालिबान एक मोनोलिथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तालिबान के अंदर अलग अलग गुट बने हुए हैं। तालिबान के अंदर 9 गुट हैं। उनमें से एक गुट है जिसको बेसिकली चाइना ने इंगेज किया है। ये वो गुट है जो वैसे भी पहले से ही पाकिस्तान के साथ हक्कानी ग्रुप वाला है। ये हक्कानी ग्रुप है, सिराजुद्दीन हक्कानी का। सिराजुद्दीन हक्कानी का ये जो वर्ग है ये आईएसआई के पेरोल पे चलता है। और सिराजुद्दीन हक्कानी का आईएसआई के पेरोल पे चलने वाला गुट जो है, वही गुट आज की डेट में पहली बार समर्थन करके गया है चाइना के साथ। दूसरी बात, फिर मैं ये बात बोलूंगा कि लोगों को घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि चाइना कह रहा है कि मैं सीपैक में अफगानिस्तान को लाऊंगा। यार तुम सीपैक में अफगानिस्तान को लाओ या ईरान को लाओ, पहले सीपैक तो बनाओ।
11 साल से तुम्हारी हैसियत नहीं है उसको बनाने की, तुम पहले वो तो बना लो। ये चाइना का एक डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर का टैक्टिक है कि उसके तहत वो लोगों को गुमराह करना चाह रही है, ये कह के कि देखो भाई भारत का तो अफगानिस्तान में होल्ड खत्म हो गया। सर, भारत में तालिबान का क्या एंगेजमेंट है और भारत और तालिबान के क्या रिश्ते हैं, इसके बारे में ज्यादा चर्चा अगर हम ना करें तो वो इसलिए फायदेमंद है क्योंकि एक लाइन में अगर मैं समराइज करके ये बोलूं तो फैक्ट ये है कि तालिबान आज की डेट में वही कार्य करेगी जो भारत उससे करवाना चाहेगा, क्योंकि हमारा एक आइडियोलॉजिकल नाता है। तालिबान दियोबंदी संगठन है, दियोबंदी इस्लाम में मानता है, दियोबंदी इस्लाम का ओरिजिन दियोबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। तालिबान के पिछले 25 सालों में कितने सीनियर लीडर्स को सीक्रेटली भारत लाकर दियोबंद के मदरसे में लाकर चर्चाएं करवाकर बातें की गई हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है भारत की। तो हमें तालिबान में हकानी नेटवर्क को तालिबान के हिसाब से नहीं देखना है। तो कंधारी ग्रुप भी है ना, वहां पर 9 ग्रुप्स हैं जैसा मैंने आपको बताया, जो इंडिया के फेवर में माना जाता है। बहुत सारे गुट हैं जो इंडिया के फेवर में है। सबसे बड़ा गुट जो इंडिया के फेवर में है वो हिबतुल्लाह खुंडज़दा का ग्रुप है, जो आज की डेट में पूरे तालिबान को ही लिटरली कंट्रोल करता है। तो इसी रीजन से हकानी नेटवर्क का उनके पास जाना और हकानी नेटवर्क को देखना ये कह के कि हकानीज जो है वो तालिबान का हिस्सा है, वो गलत है। अगर आप ये कहेंगे कि हकानी तालिबान का हिस्सा है तो फिर कल को आप इसी लॉजिक से ये कहेंगे कि अलकायदा भी तालिबान का हिस्सा है। अमेरिका तो यही नजर से देखता है कि अलकायदा भी तालिबान का हिस्सा है। पर आज की डेट में आप देखिए कि अमेरिका को भी ये बात पता है कि अलकायदा तालिबान का हिस्सा नहीं है। आज की डेट में ट्रंप टावर में हिबतुल्लाह खुंडज़दा के जो मकान हैं वो मकान ट्रंप ने ही बेचे हैं उसको। तो ट्रंप का क्या तालिबान से नाता है उसके बारे में हम चर्चा ना करें तो बेहतर रहेगा। तो ये लोग जानते हैं रियलिटी क्या है। तो हमें उस चीज से वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अफगानिस्तान सीपेक ज्वाइन कर रहा है। अरे सीपेक बना ही नहीं है, पिछले 11 साल से नहीं बना, अगले 1100 साल नहीं बनेगा वो। तो पहले सीपेक तो बनाओ, फिर देखेंगे अफगानिस्तान आता है। और सीपेक ना बनने के पीछे बड़ी वजह क्या यही है कि जो सीपेक में 500 किलोमीटर का जो बलूचिस्तान से होकर जो गुजरता है और वहां पर जो बलूच एक्टिविस्ट है BLA जो है उससे निपट नहीं पा रही है। मैंने सुना 15,000 पाकिस्तानी आर्मी के लोग वहां पर हैं। चाइना इतना परेशान होगा कि चाइना ने अपनी 4 सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर लगाई, वो इंटेल भी प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को, बावजूद उसके वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा वहां पर BLA को। क्या रीजन है पूरा ना हो पाने का? देखिए, सीपेक को पूरा ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक पॉइंट जो बैठ चुका है वो ये है कि ये सीपेक बना है पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं। ओके। उनको ये पता है कि ये प्रोजेक्ट के तहत अगर किसी को बेनिफिट मिलेगा तो वो पाकिस्तान के मिलिट्री के जनरलों को मिलेगा, आम आदमी को नहीं मिलने वाला। चाइना की अप्रोच हर जगह रही है कि जिस देश में जाकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करता है वो अपनी लेबर अपनी टेक्नोलॉजी लेके जाता है, अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाता है, आपको उस प्रोजेक्ट की रॉयल्टी दे देता है, इसके सिवाय उसका और कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इसी रीजन से पाकिस्तान के लोगों को ये बात का समर्थन पहले ही क्लियर है कि नहीं भाई हमें कोई फायदा नंबर 1 नहीं मिलेगा। दूसरा, जाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान के इलाके में जहां सीपेक स्टार्ट होता है या खत्म होता है, आप जिस नजरिए से देखना चाहें, ग्वादर पोर्ट पे, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट वो है और एंडिंग पॉइंट कशगर है। कई लोग कहते हैं कि चाइना के नजर से देखो तो कशगर से स्टार्ट होता है और सीपेक यहाँ खत्म होता है। तो वही आप जिस मर्जी नजरिए से देखिए, बलूचिस्तान के लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भाई सीपेक से हमें क्या मिला। जब हमें कुछ नहीं मिला तो फिर हम इस चीज को यहाँ पर बनने क्यों दें। तो ये जो सेंटीमेंट है ये सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर बाकी जगहों पर भी है। इसी रीजन से आप देखिए कि आज की डेट में चीनी इंजीनियरों को बाकी जगहों पर भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी मारा जाता है, सिंध में भी मारा जाता है। क्योंकि लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि ये गेम सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री का और चाइना का है, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहां लोगों का ही समर्थन नहीं है वो प्रोजेक्ट कभी मटीरियलाइज ही नहीं करेगा। आपका प्रोजेक्ट बना ही एक नेगेटिव इंटेंशन से। तो चाइना जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अंत में विनाश उसी का होता है जो एक दुर्शक्ति लेके काम करने की गलत नीयत के साथ आता है। लेकिन आपको लग रहा है चाइना, इसी पे लास्ट सवाल पूछूं, चाइना लग तो भी रहा है कि पीछे नहीं हटने वाला, उसका $62 बिलियन के आसपास यहाँ लगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन फिर बावजूद उसके 11 सालों में कुछ हुआ नहीं। आपको लग रहा है कि अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है लेकिन चाइना ने सीपेक को लेकर? नहीं, वो हिम्मत नहीं हारेगा। वो कोशिश ये करेगा आने वाले समय में कि जैसे उसने अफगानिस्तान का भी ये झांसा दिया कि अफगानिस्तान में सीपेक लेके जाएंगे, उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप अफगानिस्तान में सीपेक लेके जाओगे, अफगानिस्तान के बगल में ईरान है, ईरान के साथ ट्रंप अभी डील कर रहा है, जैसे ही ट्रंप की डील ईरान के साथ हो गई, ईरान आपका एक अमेरिका का बेस बन जाएगा जो वैसे ही सीपेक को अफगानिस्तान में बनने नहीं देगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चीन क्या उखाड़ लेगा? चीन के पास कोई रणनीति ही नहीं है इस चीज को टैकल करने की। तो इस चीज से हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि अफगानिस्तान जो है सीपेक में जा रहा है, अफगानिस्तान नहीं जा रहा है, तालिबान नहीं जा रहा है, हकानी जा रहा है। हकानी जा रहा है, ठीक है, उसको पैसा मिला है उस चीज के लिए, वो जा रहा है। बिल्कुल। पवनीत जी, सारे पड़ोसियों की हमने बात कर ली, छोटा पड़ोसी रह गया लेकिन उसने भी नाक में दम कर रखा है, वो है बांग्लादेश।
बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारे लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं। कभी उनके रिटायर्ड कोई आर्मी का बंदा कुछ बोलता है कि नहीं, ग्रेटर बांग्लादेश हम बना देंगे। फिर वो बारी बारी इसकी चिकन नेक की बात करते हैं। फिर भारत की तरफ से भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम तुम्हारे पास भी 2-2 चिकन नेक हैं। क्या तरीका भारत का बांग्लादेश से डील करने का होना चाहिए? और पहली बात ये कि क्या मोहम्मद यूनुस के रहते किसी तरह से डील किया भी जा सकता है, या भारत को भी थोड़ा वेट करना चाहिए कि वहां पर कुछ चुनाव हो, कोई आदमी है उससे बात करें? क्या भी स्ट्रेटेजी? नहीं, देखिए, भारत को सबसे पहले ये चीज समझनी है कि बांग्लादेश की साइकी क्या है, उस देश की सोच और विचार क्या है। बांग्लादेश की विचारधारा हमेशा से, जब से वो बना है, वो ये रही है कि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड कम है, इस रीजन से हमें माइग्रेट करके बाहर जाना है। हम माइग्रेट करके ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे तो पानी है। ऊपर अगर जाएंगे तो केवल भारत ही है जहाँ जा सकते हैं। नेपाल छोटा देश है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। भूटान में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश के लोग आज की डेट में जब इलीगली माइग्रेट करते हैं, बाहर भारत की ओर आते हैं, तो उनको ये चीज पता है कि हम इसलिए माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमें जगह नहीं है यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की। अब हुआ ये है कि शेख हसीना के रेजिम के दौरान, जो शेख हसीना का लंबा काल रहा बांग्लादेश में, कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वहां पर भरपूर मात्रा में गठन हुआ और बांग्लादेश एक टेक्सटाइल पावर बन गया। बिल्कुल, बांग्लादेश और वियतनाम ने पूरे विश्व की टेक्सटाइल मार्केट को डोमिनेट कर रखा है। अब आज की डेट में मोहम्मद यूनुस के ये जिस प्रकार के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, इनको टैकल करने का तरीका ये नहीं है कि आप कोई स्टेटमेंट दो या आप कोई काउंटर स्टेटमेंट दो या उसका जवाब दो। आपको ये चीज बहुत टैक्टफुली हैंडल करनी है। आपको ये चीज समझनी है कि बांग्लादेश को हर्ट वहां करो जहां पे उसको दर्द सबसे ज्यादा हो और पता भी ना चले कि दर्द करके चले गए। उसका सबसे सरल तरीका ये है कि इस समय बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में टेक्सटाइल सेक्टर कोलैप्स हो रखा है। क्योंकि जिस प्रकार की नीतियां उसने बनाई हैं, उसके तहत जितना बांग्लादेश में इस समय अनरेस्ट है, फैक्ट्रियां नहीं चल पा रही, काम नहीं हो पा रहा, आज की डेट में एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे। बांग्लादेश का जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत परेशान है। भारत को सिंपल कार्य ये करना है कि आप अपने व्यापारी वर्ग को ले जाइए बांग्लादेश, उनके व्यापारी वर्ग से बात कीजिए, उनको बोलिए कि आपका धंधा बंद पड़ा है, अपनी मशीनें हमें बेच दीजिए। और वो मशीनें लेकर आप भारत को टेक्सटाइल हब बनाइए। बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर कोलैप्स करेगा, वो लोग सड़कों पे उतरेंगे जो व्यापारी वर्ग थे, जो नेताओं को सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद यूनुस का अंत ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमें हर चीज को, फिर मैं वही कहूंगा कि वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करके प्रोसीड करना एक सबसे आवश्यक स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस तरफ कुछ काम हुआ भी, क्योंकि अगर मैं पिछले कुछ दिन की खबरों को सुनूं, और इससे पहले भी आप मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश के जो भी आर्मी चीफ हैं, ये तो शेख हसीना के वक्त थे, वही हैं। तो इनका इंडिया को लेकर स्टैंड क्या है? क्योंकि जो इनमें और यूनिस के बीच में तकरार चल रही है इलेक्शन करवाने को लेकर, या जो एक कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं ये म्यांमार तक, रक्साई नगर में, उसका गलत नहीं हो तो उसके भी वो खिलाफ हैं। ठीक है, तो अभी इनके आपस में रिलेशन कैसे, और इंडिया का क्या रोल है उसमें? नहीं, देखिए, बांग्लादेश में यूनुस चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूनुस को ये लगता है कि जो स्टूडेंट मूवमेंट के भरोसे मैं बांग्लादेश में रेजिम चेंज करवा पाया, उसी स्टूडेंट मूवमेंट के फेवर में, उस स्टूडेंट मूवमेंट का प्रयोग करते हुए कल को मैं एक चुनावी खिलाड़ी बनना चाहता हूं। क्योंकि दिक्कत समझने की कोशिश कीजिए, मोहम्मद यूनुस अपने आप को एक आम आदमी पार्टी की तरह से देख रहा है और बांग्लादेश एक पंजाब है। क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स बाइपोलर थी, या तो कांग्रेस आएगी या अकाली आएगी। लोगों को था कि यार इन दोनों के सवाए तो कोई है ही नहीं। जब आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बन के पहुंची तो सबने उसको समर्थन दिया। समर्थन का क्या सहयोग निकला वो खैर सबके सामने है। मोहम्मद यूनुस को भी ये पता है कि आज बांग्लादेश में या तो खलीदा जिया की पार्टी है या शेख हसीना की पार्टी। शेख हसीना की पार्टी पे तो उन्होंने वैसे बैन लगा इलेक्शन लगा। बट आज की डेट में फिर वो बात वही आ जाती है बांग्लादेश में घूम फिर के कि या तो 2 पार्टी होगी या फिर केवल 1 पार्टी रह जाएगी। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि शेख हसीना की पार्टी पे बैन लगा दिया, पार्टी पे बैन लगाने से क्या फर्क पड़ता है? जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, कल को वो चुनाव जीत जाए तो पार्टी का ही जीत मानी जाएगी। बांग्लादेश में आज की डेट में मोहम्मद यूनुस अपने आप को एक आम आदमी पार्टी टाइप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है। वो चाह रहा है एक थर्ड फोर्स बन के वहां पर उतरे। इसी रीजन से आप देखिए कि उसने चंद महीने पहले एक प्रपोजल दिया कि वोटिंग राइट्स का जो एज है वो 18 से कम करके आयु का 17 कर दिया जाए, जिसके लिए बहुत ऑपोजिशन आया। क्योंकि उस समय ये लगा कि यार 17 आयु होगा मतलब 1 साल कम हो गया, यानी कि और वो स्टूडेंट आ गए जिन्होंने यूनुस का समर्थन किया था। तो यूनुस के साथ समस्या सारी ये है कि यूनुस सिर्फ अपने आप को एक पॉलिटिकल प्लेयर एस्टेब्लिश करना चाहता है। वो चाहता है कि भाई आने वाले समय में मेरे को जो है चुनाव में कुछ जीत मिल जाए, या मैं वोट कटवा बन जाऊं इस तरीके से कि भाई मेरे सहयोग के बिना सरकार ही ना बने। तो यहाँ पर हमें ये नीति समझनी है। इसी रीजन से आप देखिए कि बांग्लादेश में इस समय जो दूसरी ऑल्टरनेट पार्टी है जो लड़ रही है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, भारत की बैकएंड लेवल पर चर्चा उससे चल रही है। क्योंकि हमें पता है मोहम्मद यूनुस का कोई भविष्य नहीं, बिल्कुल इवेंचुअली वही आएंगे।
तो वो आएंगे तो ठीक है, हमें अपनी रेड लाइंस आर्टिकुलेट करके उनको देनी है कि भाई आप आएंगे, हमें आपसे कोई समस्या नहीं, लेकिन ये पॉइंट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो वो बैकएंड पे कार्य चल रहा है, इसमें हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मोहम्मद यूनुस के पीछे यूएस का क्या रोल है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब शेख हसीना गई है ना, और तब अचानक से इनको उठा के लाया गया, तब ये शायद यूएस में ही थे अगर मैं गलत नहीं तो, है ना। और उसके बाद जो अमेरिका के हित में अभी जो दो चीजें चाह रहे हैं, एक सेंट मार्टिन हमने आइलैंड की बात की, और एक रखाइन जो कॉरिडोर है, वो अमेरिका का भी उसके पीछे इंटेंट है कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो अमेरिका की अप्रोच म्यांमार तक हो जाएगी, और म्यांमार में भी चूंकि चीन का थोड़ा सा असर है तो चीन को कंट्रोल कर पाएगा। तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस के पीछे अगर बैकिंग है तो वो कहीं ना कहीं यूएस की या डीप स्टेट की उस वक्त रही थी और अभी भी है वो? देखिए, अमेरिका ने ही मोहम्मद यूनुस को इंस्टॉल किया, क्योंकि अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को क्रिएट किया। मोहम्मद यूनुस का जो पूरा ग्रामीण बैंक मॉडल, जिसको आज की डेट में हम जानते हैं, जिसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, जो भारत भी अपनाता है और बाकी विश्व के देश भी अपनाते हैं, वो मॉडल ही अमेरिका ने ही कंसेप्चुअलाइज करवाया। कंसेप्चुअलाइज करवा के इस प्रकार से उस मॉडल को उन्होंने बांग्लादेश में अपनाया कि क्या हम सोसाइटी के उस आखिरी आदमी तक पहुंच सकते हैं इस प्रकार से कि उसकी आर्थिक मदद कर दी जाए और कल को वो व्यक्ति हमारी इस आर्थिक मदद से हमारे साथ जुड़ जाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके अमेरिका हमेशा ऑब्जर्व करती है और गेम खेलती है अपना। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई है, वो ग्रामीण मॉडल का पूरा कंसेप्चुअलाइजेशन, उसका एग्जीक्यूशन, उस एग्जीक्यूशन के बाद उसके ऊपर नोबेल पुरस्कार मिलना, और फिर उसके बाद मोहम्मद यूनुस का क्लिंटन फाउंडेशन से जुड़ना। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। तो वो अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स इसी तरीके से क्रिएट करते हैं। और बीच में सुना इन पर कुछ करप्शन के जब इल्जाम लगे थे और इस पर शेख हसीना की सरकार कुछ एक्शन लेने वाली थी, तो अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया था शेख हसीना पर कि अगर तुमने एक्शन लिया तो तुम्हें जो एड मिलने वाली है हम वो भी रुकवा देंगे। बिल्कुल, ये सब भी चीजें एड भी रुकवा देंगे, और आपके जो लोगों के वीजा है उनको वीजा का भी प्रॉब्लम हम क्रिएट करके आपके वीजास भी नहीं देंगे, आपका टेक्सटाइल ट्रेड भी रोक देंगे। तो वो हमेशा से इसी नीति पे चलते रहे। तो आपको लगता है लेकिन ये सारे जो स्टेटमेंट अभी आए हैं बांग्लादेश की तरफ से, भारत तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो सुन रहा है। पहला स्टेटमेंट अगर मैं इनडायरेक्ट कहूं तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से आया, जो लोग कह रहे हैं कि शायद भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट मान लीजिए। लेकिन भारत की अप्रोच क्या होनी चाहिए? अभी वेट एंड वॉच की होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा कि जो एक एयरबेस है वो चाइना को देने की बात कर रहे हैं, जो भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैसे मामलों में भारत को कुछ प्रोएक्टिवली करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। चटगांव हिल्स वाले मामले में कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो कोई कार्य कंप्लीट नहीं कर पाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बना था, नहीं बनेगा। लाल मोनीरत वाला एयरबेस वो बनाना चाह रहा है, वो नहीं बनेगा। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी वो 2014 से बनाना चाह रहा है, वो नहीं बनेगा। चाइना में और अमेरिका में कोई फर्क नहीं है, आप इस चीज को समझिए। अमेरिका कहता है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि अमेरिका के पूरे इतिहास में एक जंग बताइए जो अमेरिका ने जीती है? नहीं। अरे इतने छोटे वियतनाम जैसे देश से तुम पिट के आए, तुम्हारी हैसियत क्या है? वो मतलब 4 लाख वियतनामीज ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया था। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम अफगानिस्तान में तालिबानियों से पिट के आए हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। मतलब इससे ये तो प्रूव होता है पवनीत जी कि किसी भी कंट्री में जाके आप वहां के लोगों को मैनेज नहीं कर सकते हो, है ना? नहीं, अमेरिका का हमेशा से उद्देश्य ये रहा है कि किसी देश में चलते हैं, कुछ अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। तो वो इसी नीति से हमेशा चलता है। अफगानिस्तान चलते हैं, देखेंगे क्या होगा। आप मुझे एक सिंपल बात बताइए, 2001 में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान में लॉन्च हुआ टू रिमूव तालिबान। 2020 में यू रिमूव्ड तालिबान टू ब्रिंग बैक तालिबान। 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू रिप्लेस तालिबान विद तालिबान। बताइए। तो आप इस चीज से समझ लीजिए अमेरिका क्या है। एक नंबर का कायर देश है, कोई उसकी हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है। पर यही बात है कि इसको पॉइंट आउट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप इस प्रकार के देश की नीतियों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। तो हमें बांग्लादेश को लेकर ज्यादा घबराना नहीं है, वो एयरबेस नहीं बनने वाला। बिल्कुल। क्योंकि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी 2014 से बन रहा है, वो नहीं बना। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो नहीं बना। कुछ नहीं बना है। तो घबराइए मत, नहीं बनेगा। ये चीज है। बिल्कुल। चलिए आखिर के 1-2 सवाल। पहला सवाल पाकिस्तान से जुड़ा। जो भी कुछ पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ और जिस तरह से हमने पूरी अपनी अथॉरिटी यूं कहीं की स्टैंप उन पर दिखाई कि तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारी ताकत क्या है, इससे पाकिस्तान की साइकी पर या उसकी आर्मी पर क्या फर्क पड़ा हुआ? क्या इसी रीथिंक कर रहे होंगे कि भारत को लेकर हमें स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए? क्या लड़ाई के रास्ते को छोड़कर कुछ बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी ईरान में ऐसे कुछ संकेत भी दिए। या आपको लग रहा है कि पर्दे के पीछे भी कुछ और तैयारी चल रही? क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह से डिटर किया है इन 3-4 दिनों? नहीं, देखिए, पाकिस्तान को डिटर करने का तरीका है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में करा और जो किराना हिल का एपिसोड हुआ, उससे उनको मैसेज तो पहली बार क्लियर कट मिल गया। पर आप एक चीज को जो लोग समझ नहीं रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की सोच क्या है। पाकिस्तान की सोच है
अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि डिफीट इज ऑर्फन। डिफीट इज ऑर्फन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के आर्मी का इतिहास ये कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा इस प्रकार से बिहेव करती आई है कि उसको ये लगा है कि मैं भारत के खिलाफ एक लड़ाई इनिशिएट करी, मेरे लिए वो एक साइन ऑफ विक्ट्री है। उसके बाद भारत ने मुझे पकड़ के पीटा, मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चीज को समझिए, पाकिस्तान के सारे मिलिट्री जनरल्स की ये साइकी रही है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि द फैक्ट दैट वी वर एबल टू चैलेंज इंडिया इज अ साइन ऑफ विक्ट्री, whether India defeated us after that or not is not the concern. The fact that we could rise and challenge India is a sign of victory for us. मतलब कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की से थप्पड़ खा लिया, इस बात पे खुश है कि चलो उसने मुझे छुआ तो सही। और इसी रीजन से आप देखिए कि पाकिस्तान के जितने मिलिट्री जनरल हैं उनको वो जो बिल्ले लगा के उन्होंने रखे हुए अपने, अरे तुमने वो बिल्ले लूडो खेल के जीते हैं, एक लड़ाई तुमने आज तक नहीं जीती। अमेरिका के वो आर्मी चीफ्स वगैरह देखो आप, तुमने इतने बिल्ले लगा रखे किस बात के? अफगानियों से पिट के आए हो, वियतनामियों से पिट के आए हो, हर एक ऐसा देश जिससे तुम मार खा के आए हो, उसके बाद तुम बिल्ले लगा के और अपने आप को कह रहे हो विश्व की सुपर पावर, विश्व जोकर हो तुम यार। और ये देखो आप, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आसिम मुनीर का प्रमोशन हो रहा है, फील्ड मार्शल बन रहा है। अरे सिर्फ फील्ड नहीं, वो फील्ड मार्शल है। आप इस चीज को समझिए। किस बात का प्रमोशन ले रहा है तू भाई? वही डिफीट इज ऑर्फन, कि मैंने इंडिया को चैलेंज तो किया, मेरा प्रमोशन हो। पाकिस्तान की सोच इसी रीजन से अमेरिका से मिलती है, ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल। यही चीज समझनी। बिल्कुल। तो आखिर में पवनीत जी एक बात बताइए, जो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई 3 लेसन अगर हमें ऑपरेशन सिंदूर से लेने हो, जो लेसन लेकर हमें अपनी आगे की फॉरेन पॉलिसी बनानी हो या अपना जो भी अपनी तैयारी करनी हो मिलिट्री को लेकर, क्या 3 लेसन आपको लगता है कि इसमें हमने लिए हैं या हमें लेने चाहिए? सबसे पहला लेसन तो ये लेना है हमें कि फॉरेन पॉलिसी लेवल पर आपके साथ इस प्रकार की परिस्थिति में कोई खड़ा नहीं होगा, और किसी से उम्मीद भी मत कीजिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व तौर पर क्राइसिस के सिचुएशन में आदमी की और देश की एडवर्सिटी को टेस्ट किया जाता है। आज अगर कभी कोई आदमी कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी क्राइसिस के समय आता है, तो या तो वो भगोड़ा बन के वो क्राइसिस से भाग जाएगा, और या फिर वो क्राइसिस को फेस करेगा। भारत ने ये लेसन समझ लिया कि भाई क्राइसिस हुआ तो मैं ये लेसन को खुद फेस करूंगा और इस सिचुएशन को खुद फेस करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, भारत को ये चीज समझ आ गई है कि आत्मनिर्भरता का और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आज जो आकाश तीर ने हमारे लिए किया, हमें इवेंचुअली उसी चीज पे काम करना है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन मेरे हिसाब से है वो ये है कि देश के अंदर बैठे हुए सांप हैं, जो पूरे के पूरे नेशनल कॉन्शियसनेस को तोड़ने के लिए बैठे हैं, उनके ऊपर कार्य करना एक सबसे अनिवार्य चीज है, जिसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई डिले करने की जरूरत है। क्योंकि ये कार्य करके इन सांपों को मारना बहुत जरूरी है, जो इस मोमेंट पर देश के अंदर बैठ के देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठे नैरेटिव्स बना रहे हैं। दूसरे, पाकिस्तान की डिस्कशन से उनकी डिस्कशन स्टार्ट हो रही है और उनकी सिंपैथी से उनकी डिस्कशन स्टार्ट हो रही है। उनको भारतीयों से कोई लेना देना नहीं है। इनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप दिलवा के अटारी बॉर्डर से वहां भेज दीजिए और बोलिए वहां जाकर यूट्यूब चैनल चलाइए, यहाँ नहीं चलेगा। तो आपका कहना 3 सबक है। पहला सबक है कि किसी पे भरोसा मत करें, खुद जो करना करें। दूसरा सबक है कि अपने अंदर जो लोग बैठे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, उस पर ध्यान दीजिए। और तीसरा, अपनी तैयारी पूरी रखिए मिलिट्री को लेकर। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पवनीत भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मन तो मेरा भी ये है कि बातचीत और 2-3 घंटे चले, लेकिन 2-3 घंटे और चलेगी तो फिर आपको दोबारा बुलाने का मौका नहीं मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि आप फिर से आएं। और मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आपका यूट्यूब चैनल भी है, उससे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कुछ सीखते भी हैं। प्लीज अगर आप हमारे दर्शकों को अपने यूट्यूब चैनल का बता पाए, अगर एड्रेस आप ही के नाम से है? मेरा चैनल का नाम है स्पाई गेम्स पवनीत, और दूसरा चैनल का नाम है पवनीत सिंह यूपीएससी। तो यूपीएससी वाले चैनल पे ज्यादातर मतलब यूपीएससी की तैयारी और देश के नागरिकों को जो एक नॉलेज की आवश्यकता है, जो हमने चर्चा भी करी आज की डेट में कि एक सोच जो बदलनी है लोगों की, उसके रिलेटेड चर्चा होती है। और जो जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स हैं वो स्पाई गेम्स पवनीत पे आते हैं। बिल्कुल। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जिनको पवनीत जी की सारी बातें बड़ी अच्छी लगी, तो प्लीज इनके चैनल पर भी जरूर जाइएगा। और पर्सनली, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे और फैन हो गया आपका सर। तो पवनीत भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो आज की बातचीत में इतना ही। नमस्कार।